वेलकम ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी को। आज का वेबिनार है मशरूम ए प्रॉफिटेबल वेंचर। लास्ट वर्कशॉप में हम लोगों ने कवर किया था कि बेसिक्स ऑफ मशरूम, कैसे मशरूम उगता है, आखिर फंगी होते क्या है, स्पोर का क्या कंसेप्ट है, माइसीलियम का क्या कंसेप्ट है, नेचर में और एज ए होल हमारे इकोसिस्टम में मशरूम का क्या रोल है, और कितने वेरियस प्रकार के मशरूम्स हैं इन जनरल जो उगाए जाते हैं, और वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट हमने जो है बेसिक लास्ट अपने सेशन में कवर किया है। तो आपने अगर अपना अभी तक लास्ट वेबिनार अगर नहीं आपने अभी तक अटेंड किया है तो आप रिकॉर्डिंग लेसन्स में जा सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आपको लास्ट वेबिनार मिल जाएगा। तो आज का जो वेबिनार है इसमें हम जो है कवर करेंगे कि मशरूम जो है एक प्रॉफिट वेंचर है कि नहीं, आखिर मशरूम में प्रॉफिट कितना आता है, कौन कौन से वैरायटी के मशरूम उगाए जा सकते हैं पूरे साल में, क्या क्या टेम्परेचर में उगते हैं वो, वेरियस काइंड्स ऑफ मार्केट प्लेसेस, कहाँ कहाँ मशरूम हम बेच सकते हैं इजीली, और कैसे उसका प्रोडक्शन किया जाए, ट्रेनिंग कैसे मिलेगी हमें, प्रॉफिट कैलकुलेशन का एक अच्छा कंसेप्ट आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में जैसे हम सोचते हैं ना मशरूम उगाओ या कोई भी चीज़ का बिज़नेस क्या है, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर हम 30 रुपये का सामान 60 रुपये में बेच दें तो क्या लगता है कि वाह पैसे डबल हो रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स तब पता रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि हम 30 का सामान डबल में बेच तो रहे हैं पर हमें फिर भी लॉस हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा कि आखिर कितने रुपए पर किलो मशरूम का प्राइस होना चाहिए, और फार्म में कितना किलो मशरूम उगाएं तो हमें प्रॉफिट होगा। तो ये सारी कंसेप्ट जो है हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट में मैं आज का ये जो पूरा नोट है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ये हम डाउनलोड सेक्शन में इसका लिंक रख देंगे। तो शुरू करते हैं। मशरूम जो है देखिए काफ़ी टाइप के हैं। ओवरऑल वर्ल्ड में अभी जो सबसे ज़्यादा फेमस है उनमें से जैसे हो गए शिटाके हो गया, बटन मशरूम काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है बहुत पहले से, अब जो है थोड़ा डिक्लाइन में है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मशरूम जो है अब फेमस हो गए हैं। साथ ही साथ उनके उगाने के किस्म, जैसे क्या होता है कि ना जैसे समय जाता है लोगों को वैरायटी चाहिए, तो एक ही मशरूम में वो सारे न्यूट्रिशन भी नहीं रहते हैं और वैरायटी टेस्ट भी सेम रह जाता है। और अलग अलग वेदर क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग प्रकार के मशरूम्स जो हैं उगाने भी चाहिए। तो ओवरऑल जो है पूरे दुनिया में जैसे ऑयस्टर मशरूम है, ये बहुत आसानी से उगाया जा सकता है, और अभी तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और लास्ट ईयर बटन से भी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हुआ है। वुड ईयर मशरूम एक बहुत अच्छा मेडिसिनल मशरूम है। इसका भी हम आपको समय समय पे सिखाते रहते हैं कि कैसे इसकी फार्मिंग करनी है। इसका 18% इसका जो है कल्टीवेशन होता है। ये है फ्लेमुलिना वेल्यूटिपस जो है इनोकी मशरूम, बहुत फेमस है। जापान में इसका मेजर कल्टीवेशन हो रहा है, बट इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड में है और इसका बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। इसमें बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। 11% इसको उगाया जाता है। पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो है पूरे वर्ल्ड में इसका कंट्रीब्यूशन 5% है। अदर्स बहुत सारे मशरूम्स हैं मिल्की एट्सेट्रा, उसका 10% है। मार्केट आप देख सकते हैं जो यूएसए है, ये 98% इसका बटन उगता है अभी भी। वहाँ पे शिटाके 1% है, 0.8% ऑयस्टर है। चाइना जो है वर्ल्ड का लीडिंग आप कह सकते हैं मशरूम में गुरु ही है वो। हर प्रकार के जितने भी मेजर मशरूम्स हैं, एक 1800 शताब्दी 19वीं शताब्दी 1700 साल में जब भी हुआ है चाइना में ही उसका पहले कल्टीवेशन होता है, चाइना जापान, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता है। तो चाइना जो है बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ काम करता है। इसने जो है डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। देखिए बटन सिर्फ 7% उगाता है, क्योंकि उसे पता है मास में कल्टीवेट होता है, इसमें प्राइस उसको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। शिटाके इसने 22% उगाया हुआ है। वुड ईयर जो है 21%, फ्लैमुलिना 8%, अदर्स भी बहुत प्रकार के मशरूम हैं। तो मोस्ट डाइवर्सिफाइड मार्केट अभी तक चाइना का है। जापान भी काफ़ी आगे है मशरूम के मामले में, बटन तो ये बिल्कुल नहीं उगाते हैं। शिटाके मशरूम इनका सबसे ज़्यादा तो नहीं, सेकंड नंबर पे उगता है। फ्लेमुलिना जो इनोकी मशरूम है, इसमें जापान जो है लीड में है। अदर भी बहुत प्रकार के मशरूम्स हैं मेडिसिनल मशरूम, जिसमें जापान बहुत आगे है। मलेशिया में ऑयस्टर मशरूम नंबर 1 में है। मलेशिया में ऑयस्टर मशरूम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है। और पूरे दुनिया में देखा जाए तो बटन 15% कंट्रीब्यूट हो रहा है, 22% शिटाके, मतलब शिटाके इस वक्त टोटल ओवरऑल में सबसे ज़्यादा उगाया जा रहा है। फिर उसके बाद ऑयस्टर है, फिर वुड ईयर है, फ्लेमोलिना भी है, और अदर्स बहुत सारे मशरूम हैं। तो ये सब कुछ मेजर मशरूम्स हैं जो कि पूरे दुनिया में उगाए जा रहे हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाइना एंड जापान जो है मेजर कंट्रीब्यूटर है। चाइना में अगर हम कंपेयर करें, चाइना का इकोनॉमिक ग्राफ भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ा है। और चाइना जो है मशरूम्स के मार्केट में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। देखिए, इसका 0.06 मेट्रिक टन प्रोडक्शन था 1978 में, और लगभग 30 साल के अंदर अंदर इन्होंने 2014 तक, देखिए कितना ज़्यादा इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा लिया। मतलब पूरे दुनिया का ये 94% था, चाइना उसमें सिर्फ 6% कंट्रीब्यूट करती थी। अब देखिए पूरी दुनिया 13% उगाती है, तो चाइना बाकी का मशरूम उगाती है। जापान जापान ने भी बहुत स्ट्रेटेजिकली अपना समय समय पे जो है सीधा लीनियर ग्राफ रखा है, ऊपर की तरफ इसने अपना प्रोडक्शन रखा है। तो टाइम के साथ साथ मशरूम का इसका जो मैट्रिक टन प्रोडक्शन है बढ़ता ही जा रहा है जापान में। जो भी विकसित देश हैं, जो भी डेवलप्ड देश हैं, दो चीज़ों में बहुत कॉमन है। एक तो है कंजप्शन, वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, वो प्रोटीन विटामिन और बैलेंस डाइट का ध्यान रखते हैं। मशरूम बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है। जितने भी मेजर देश हैं जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमी एक बहुत बड़ा जो है ये मशरूम प्रोडक्शन पे निर्भर करता है। तो जापान में देखिए जो फ्लेमुलिना वैल्यूटिपस इनोकी मशरूम सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका प्रोडक्शन दिन पर दिन वहाँ बढ़ता जा रहा है। लीडिंग एक्सपोर्टर्स, जो एक्सपोर्टर्स कंट्री है पूरी दुनिया में, इसमें से आप देख सकते हैं बहुत सारे देश हैं। पोलैंड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, नेदरलैंड अच्छा एक्सपोर्ट करती है, चाइना है, कनाडा है। तो ये सारे देश देखिए बहुत छोटे छोटे देश भी हैं जो कि मेजर सप्लायर्स है। 4% वर्ल्ड का, लिथुनिया 5%, आयरलैंड 5%, बेलारूस 5%, स्पेन 1%। हम इंडिया इनमें कहीं नहीं आते हैं, हम 1% भी नहीं सप्लाई कर रहे हैं, तो अदर्स में आ रहे हैं हम लोग। तो ऐसा कैसे है कि 150 करोड़ की आबादी है हमारी, इतना डाइवर्स हमारा क्लाइमेट है, और फिर भी जो है हम 9% दूर की बात है, यहाँ पे हम इतना बड़ा, ये पोलैंड से हम ज़्यादा क्यों नहीं उगा पा रहे हैं, और क्यों हम लोग इतने पीछे हैं अभी भी एक्सपोर्ट्स में। अच्छा, काफ़ी देश है जो इंपोर्ट करती है, 20% देश अदर्स में आ जाती है। यूके बहुत बड़ा इंपोर्ट मार्केट है। जर्मनी, देखिए इनके रीजंस हैं, ये लोग आगे हैं दूसरी दूसरी चीज़ों में, प्लस इनके पास इतना लैंड रिसोर्सेज नहीं है, बट इन्हें ये पता है कि मशरूम्स के क्या फ़ायदे हैं, तो दे इम्पोर्ट इट। ये चाइना जो है फिर भी 2% इम्पोर्ट करती है, कुछ मशरूम्स है जो ये नहीं उगा पाती है, फिर ये इम्पोर्ट कर लेती है। तो नेदरलैंड, थाईलैंड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दोनों तरफ से चलता है, बट ये कुछ मेजर जो है टन्स में जो है ग्राफ्स हैं इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के, और दोनों में इंडिया कहीं भी नहीं आती है। अच्छा ठीक है, ये हो गया एक्सपोर्टर्स जो हमारे फ्रेश मशरूम के हैं। पोलैंड, नेदरलैंड, बेलारस, ये जो है फ्रेश के एक्सपोर्टर्स हैं, और ये यूके, जर्मनी, रशिया। तो ये आप लोगों के लिए किस तरह से काम में आएंगी ये डेटा, क्योंकि आपको मार्केट जब अपना एक्सपेंड करना होगा तो आप ग्लोबली थिंक करेंगे। अगर आपको बढ़ना है, फ्यूचर अपना आपको देखना है, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कहाँ पे कौन से चीज़ें अवेलेबल है। तो आपके पास भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का एक मौका है। तो आप ये देशों को जान के रख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अच्छा मार्केट मिलेगा अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो। प्रिजर्व्ड मशरूम्स जो हैं, जैसे जो कैन पैक्ड होते हैं, इनके एक्सपोर्टर्स जो हैं चाइना, नेदरलैंड, स्पेन, पोलैंड है, और जर्मनी, रशिया, यूएसए जो है इंपोर्ट करती है। जो ड्राई मशरूम है इसका बहुत बड़ा मार्केट है। इसके मेजर इंपोर्टर्स जापान है, कोरिया है, जर्मनी है। चाइना बहुत बड़ा मेजर एक्सपोर्टर है ड्राई मशरूम्स का। हमारे देश में आप सिंपल एक काम कीजिए, amazon.com में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए शिटाके मशरूम या क्लाउड ईयर, वुड ईयर, कोई भी आप मेजर मेडिसिनल मशरूम या ड्राई मशरूम सर्च कीजिए। मैक्सिमम जो मशरूम्स के जो वेंडर्स है वो भले इंडियन है, पर जब आपके पास वो प्रोडक्ट आएगा आप देखिएगा उसमें लिखा होगा मेड इन चाइना या मेड इन समथिंग लाइक दैट नेदरलैंड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये चाइना ही है। तो हमारे देश में ऐसा तो है नहीं कि मशरूम कंज्यूमर्स नहीं है, कंज्यूमर्स बहुत है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि मशरूम खाते नहीं है लोग, यहाँ पे चलता नहीं है। ऐसा होता तो इंडिया इतना इंपोर्ट नहीं करती। जितने मशरूम्स हैं, हमें यहाँ के लोगों को जितना नॉलेज है उतने, क्योंकि देखिए अगर इंडिया में 1% भी लोग अगर खाना चाहेंगे तो भी सोचिए, 150 करोड़ का 1%, 1.5 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ तो कितने देशों की आबादी तक नहीं है। तो 1% क्या, 1.1% लोग भी अगर खाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट है। मेन बात है कि जो चीज़ अवेलेबल नहीं है वो कंज्यूम भी फिर कम ही होगा बिकॉज ऑफ लेस रिसोर्सेज। अगर हम हर बार ड्राई मशरूम और अलग अलग मशरूम चाइना से इंपोर्ट करेंगे, इतना इंपोर्ट ड्यूटी देंगे, और फिर उसको रीपैकेजिंग करके सेल करेंगे, तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। प्लस चाइना का माल खाओगे, क्यों क्यों ना खुद उगा के अच्छा फ्रेश मशरूम मार्केट हम हमारे देश में उपलब्ध कराएं। तो आगे बढ़ते हैं।
मेडिसिनल मशरूम का देखिए कंट्रीब्यूशन, मशरूम बहुत प्रकार के हैं, एडिबल मशरूम तो सब है। तो मेजर जो एडिबल मशरूम हो गए जैसे मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, उसके बाद आपका बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, ये सब मेजरली एडिबल मशरूम कैटेगरी में आता है। इसको देखिए आप 2005, 2010, 2013, 2020 लगातार इसका जो है कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। ये जो ग्लोबल मार्केट है, पूरे वर्ल्ड का जो मार्केट है, इसमें देखिए कितना तेज़ी से इतना इसका बड़ा मार्केट बन गया। अभी 64 बिलियन डॉलर का मार्केट बन गया है। मतलब 2005 से 2020, 2010 से 20, 10 साल के अंदर इसका डबल से भी बड़ा मार्केट बन गया है। मेडिसिनल मशरूम का भी सेम। मेडिसिनल मशरूम कौन से हो गए? गैनोडर्मा हो गया आपका, चागा हो गया, कॉर्डिसेप हो गया, ऋषि मशरूम, बहुत सारे मशरूम हैं जैसे लाइन्स मेन एट्सेट्रा, और वो सब भी आप इजीली उगा सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप नहीं उगा सकते। उसमें प्राइस बहुत ज़्यादा है, उसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा उगाने की ज़रूरत नहीं होती है, पर क्योंकि वो मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ होता है तो उनमें प्राइस बहुत मिलता है। तो इसका भी मार्केट बहुत तेज़ी से बूम हुआ है। 24 बिलियन था इसका 2013, अभी देखिए 60 बिलियन का इसका मार्केट बन गया है। वाइल्ड मशरूम्स कौन से होते हैं? जो जंगलों में नेचुरली पाए जाते हैं। बहुत सारे रूरल इकोनॉमी है जो वाइल्ड मशरूम्स पे डिपेंड करता है। जो मशरूम जो है पेड़ पौधों से जो भी जहाँ भी उग जाते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, तो उसका मार्केट कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है, सेम ही रहा है, 5 बिलियन अभी तक वैसा ही है। क्योंकि फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, प्लस जो है मशरूम आइडेंटिफायर्स जो है हर कोई नहीं है। वाइल्ड से मशरूम आप ले भी आएंगे तो वो एडिबल है कि नॉन एडिबल है, कभी भी 100% कोई श्योर नहीं हो सकता है जब तक कि हम उसके स्पोर प्रिंट ना चेक करें, उसका माइकोलॉजिकल ऑर्डर अच्छे से हम इंस्पेक्ट ना करें, माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस ना देखें। तो बहुत सारे रीजंस हैं कि वाइल्ड मशरूम का मार्केट कभी भी बूम नहीं हो पाया है। तो ऊपर से कल्टीवेशन के अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, तो कल्टीवेशन का मार्केट काफ़ी ऊपर बढ़ गया है। तो टोटल मशरूम प्रोडक्शन जो है आप देख सकते हैं, और इतना बड़ा इसका मार्केट अभी बन गया है। तो अभी के जो एस्टिमेट प्रोडक्शन है आफ्टर 2022 अभी चल रहा है, लास्ट 2 साल से काफ़ी लीनियर रहा है ग्राफ बिकॉज ऑफ कोविड। बट कोविड के बाद से लोग जो है और ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी पावर, कितना ज़्यादा ज़रूरी है शरीर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन। तो इस वजह से जो है अब मशरूम का जो है बिल्कुल ग्राफ इस तरफ से बढ़ रहा है। तो हो सकता है इस बार 5 साल के अंदर अंदर जो है ये मार्केट डबल हो जाए। ग्रोथ ऑफ मशरूम इंडस्ट्री इन इंडिया, हम अपने देश का ही देख सकते हैं। 1970 से लगभग इसका जो है प्रोडक्शन शुरू हुआ है। ये है प्रोडक्शन इन टन और ये है ईयर। अब देखिए साल बर साल ये जो है बढ़ता ही गया है ग्राफ। 2010 के बाद काफ़ी रैपिड ग्रोथ आया है, काफ़ी रैपिड ग्रोथ हुआ है, जिसमें हम लोगों का जो है प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और ये अब और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। प्रेजेंट स्टेटिस्टिक्स अभी आए नहीं है, बट एस्टिमेट है कि मशरूम का प्रोडक्शन लास्ट 5 सालों में सबसे तेज़ी से बढ़ा है। और शुरू के जो प्रोडक्शन थे मैक्सिमम बटन मशरूम पे हमारा देश जो है निर्भर रहता था, बट बाद में इसको बढ़ाया है ऑयस्टर मशरूम ने, और भी काफ़ी मशरूम्स हैं जैसे मिल्की मशरूम एट्सेट्रा, हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए जो मशरूम्स हैं हमारे देश में काफ़ी सारे, ऐसा कोई राज्य नहीं है पहली बार जहाँ मशरूम नहीं उगता है, हर जगह फार्मर्स हैं। बट अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल ये बिहार जो है उसमें 7% कंट्रीब्यूशन करता है मशरूम में, गुजरात 7%, हरियाणा 10%, हिमाचल प्रदेश 8%, महाराष्ट्र 9%, उड़ीसा बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पैडी स्ट्रॉ मशरूम का, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब मैक्सिमम बटन में ही योगदान देते हैं। यहाँ अगर अदर में बात किया जाए तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, असम है, बहुत बड़े मेजर मार्केट है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पे बहुत फार्मर्स हैं जो कि मशरूम्स के ऊपर अपना इकोनॉमिकली जीविका के लिए डिपेंड करते हैं। वेस्ट बंगाल में ऑयस्टर मशरूम बहुत उगता है, असम में भी ऑयस्टर मशरूम बहुत उगता है, वेस्ट बंगाल में मिल्की मशरूम भी बहुत उगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रांतों के जो मशरूम्स हैं। ये जैसे मैंने कहा ये जो कोस्टल रीजन है उड़ीसा से सटा हुआ, रायपुर, छत्तीसगढ़, ये सब एरिया में पैडी स्ट्रॉ मशरूम बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। होता यह है कि जहाँ पे जो इजीली उग जाए वहाँ के लोग उस मशरूम का ज़्यादा चख लेते हैं, तो उनको वो ज़्यादा पसंद आता है, तो और ज़्यादा उगाया जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में बटन मशरूम लोग नहीं पसंद करते हैं या फिर ऑयस्टर नहीं करते हैं। होता यह है कि जहाँ पे जो ज़्यादा अवेलेबल होता है, तो यही एक सिंपल सा आप देख सकते हैं कि मशरूम जो है इंडिया में हर प्रकार का मशरूम अलग अलग जगह में फ़ेमस है। एक्चुअली जहाँ पे जो जिसको मिल जाता है उसको पता चल जाता है कि हाँ इससे तो मेरे हेल्थ बेनिफिट हो रहे हैं, खाने में बहुत टेस्टी है,
तो वहाँ पे वो फेमस हो जाता है। जैसे ये मिल्की मशरूम नेचुरली साउदर्न पोर्शन क्या है, नेचुरली हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, तो यहाँ मिल्की मशरूम बहुत उगाया जाता है। ये मिल्की मशरूम वेस्ट बंगाल असम में भी थोड़ा बहुत उगाया जाता है, बट मेजरली साउथ इंडिया में इसका बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे बहुत ग्रोअर्स है जो पूरे साल मिल्की मशरूम ही उगाते हैं। पीछे सेम रीज़न है, क्योंकि यहाँ का जलवायु क्लाइमेट जो है मिल्की के लिए अच्छा है, प्लस मार्केट में जब ज़्यादा मशरूम जाता है लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर बार बार वही चीज़ उगाया जाता है। जो पुणे एरिया है, यहाँ से शुरू करके हिमाचल और ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, सोलन, यहाँ पे डीएमआर सोलन जो है मशरूम डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च यहाँ पे स्थित है। यहाँ से जो है बटन मशरूम का टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फैला है अलग अलग प्रांतों में, तो यहाँ बटन का बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। मार्केट तो नहीं कहेंगे, ग्रोअर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि यहाँ तक शिलोंग तक भी अगर बटन मशरूम बिकता है तो यहाँ फिर हरियाणा दिल्ली से वे लोग भेजते हैं आइस पैकिंग करके, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे उनको फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा है लोकल मार्केट में बेच के, कितना बेचेंगे, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे ही नहीं हर जगह ज़रूरत है डाइवर्सिफिकेशन का, हम उस पर आगे आएंगे। तो मेन बात ये है कि अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो ये सिलीगुड़ी से शुरू करके शिलोंग, ये सब एरिया, पासीघाट, अरुणाचल, ये हर जगह जो है ऑयस्टर मशरूम बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बटन मशरूम काफ़ी फेमस है, मिल्की मशरूम फेमस है। एक्चुअली जो भी मशरूम सप्लाई करोगे हमारे ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में सब कंज्यूम हो जाएगा। जो नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल है दे आर ऑलवेज़ अवेयर, उन्हें बहुत पहले से ही पता है कि मशरूम्स के क्या गुण हैं, और लोकल जागरूकता बहुत है। मशरूम को मैक्सिमम लोग जानते हैं, और हर घर में कोई ना कोई मशरूम का फ़ैन है, तो बहुत यहाँ पे अच्छा है। कम्युनिटी वाइज फार्मिंग होता है, बहुत बड़े बड़े तो ऐसे फार्मर्स नहीं है कि एक बार में हज़ारों किलो का जैसे हम बटन का जो फार्म मिल जाता है, वैसा नहीं है नॉर्थ ईस्ट एरिया में, पर छोटे 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 हज़ारों फार्मर्स हैं। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की कहानी है। बिहार में भी ऐसा है कुछ कुछ बहुत बड़े फार्म्स हैं, बट ज़्यादातर छोटे छोटे, कुछ बटन के फार्मर है, कुछ ऑयस्टर के फार्मर है। मिल्की भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, रांची भी बहुत बड़ा अभी मार्केट है मशरूम का। ओवरऑल महाराष्ट्र में बहुत फार्मर्स हैं, पुणे रीजन हो गया, और पूरा महाराष्ट्र बहुत बड़ा मार्केट है। साउथ इंडिया स्पेशली बेंगलोर एरिया में हाईटेक मशरूम्स बहुत उगते हैं, जैसे इनोकी हो गया, उसके बाद आपका दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एयरपोर्ट अवेलेबल रहता है, वहाँ पे मेडिसिनल मशरूम का ज़्यादा मार्केट रहता है। मेडिसिनल मशरूम की बात करें तो सरप्राइजिंगली आप देखेंगे मणिपुर और नागालैंड जो है, बहुत बड़ा इनोकी का कल्टीवेशन होता है वहाँ पे। इनोकी नहीं, सॉरी, शिटाके। तो शिटाके मशरूम जो है हमारे देश में मणिपुर में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, नागालैंड में उगाया जाता है, और कुछ यहाँ पे आपका हिमाचल में भी उगाया जाता है। तो हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है हमें उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम मशरूम क्यों उगा सकते हैं, और हम उसमें कैसे एक मेजर एक्सपोर्टर और पूरे दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर और मार्केट बन सकते हैं। देखिए इंडिया जो है, इतने इसमें जनसंख्या है कि हर एक चीज़ के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट है। चाहे कोई भी कंपनी यूएसए में रहे या इजराइल में रहे, कहीं भी रहे, वो घूम फिर के अपना ऑफिस ज़रूर इंडिया में खोलती है, क्योंकि चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, इंडिया में इतने पब्लिक है और हर एक तत्व के लोग हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर किसी का अपना एक बजट है। तो हर बजट के लिए जो भी सामान हो इंडिया में बिकेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर मार्केट है, तो इंडिया में बैठ के अगर हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ बिज़नेस नहीं हो सकता, यहाँ कुछ नहीं बिक सकता, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि दुनिया के लोग हमारा देश का मार्केट बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके बिलियंस ऑफ डॉलर छाप रहे हैं, बट हम जो है हमारी देश में सामान को नहीं बेच पा रहे हैं। इसके पीछे ये कारण है कि हमारे यहाँ जो इजीली उग सकता है, जो भी हमारे लिए नेचुरली रिसोर्सेज हैं, हम उसके इस्तेमाल ना करके बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड होना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि मशरूम में ही हम इतने पीछे क्यों है, जबकि हमारे पास सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जहाँ पे हम ठंड के मशरूम उगा सकते हैं। कुछ जगह हैं जहाँ गर्मी के मशरूम उगाए जा सकते हैं। हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतने इतने अलग अलग प्रकार के जलवायु है कि बहुत डाइवर्सिफाइड मार्केट बन सकता है हमारे देश में। ऐसा कोई मशरूम ही नहीं है जो हम नेचुरली नहीं उगा सकते हैं। ह्यूज एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो मशरूम है पूरी तरह से वेस्ट पे ही उगता है, तो वेस्ट तो बहुत है, क्योंकि हमारा देश जो है एग्रो इकोनॉमी है। हम हमारे देश के अभी भी 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, फिर भी हम एग्री वेस्ट का फ़ायदा ना उठाएं तो कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन जो है
चाहे हम उगाते जो हैं, चाहे हम धान उगाएं, टमाटर उगाएं, उसमें से बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट हो जाता है? क्योंकि हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है। सेकंड जो है, जब उगाने के बाद जो ये जो रेसिड्यू रह गया, हम उसको भी मशरूम में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो हम वेस्ट कर दे रहे हैं। चीप लेबर अवेलेबल है हमारे देश में। आप सुबह सुबह किसी भी गांव में, शहर में, कभी भी सुबह 5 बजे एक बार चौराहे पे चले जाइए, देखिएगा लेबरों की लाइन लगी रहती है। हर कोई वेट कर रहा होता है कि कोई उनको ले जाए, कुछ भी काम दे दे। तो लेबर तो बहुत चीपली अवेलेबल है, और बेरोज़गार भी बहुत अवेलेबल है जो काम की तलाश में है। आप कोई भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म निकलता है, तो आप देखिए हर सीट के पीछे कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो मैं सिर्फ लेबर नहीं यहाँ पे वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, मैं कहूँगा लेबर, एंटरप्रेनर्स, या फिर जो वर्क फोर्स है हमारी, वो बहुत बहुत मजबूत है, बहुत बड़ी है। और वाइड बायोडाइवर्सिटी मतलब वही कि कहीं पे हमें पैडी स्ट्रॉ इजीली मिल रहा है, कहीं पे हमें वीट स्ट्रॉ इजीली मिल रहा है, कहीं पे हमें वुड बहुत इजीली मिल रहा है, कहीं पे कोकोपीट मिल जाता है, तो कहीं भुट्टा ज़्यादा उगता है, कहीं पे गन्ना ज़्यादा उगता है। तो हर एक चीज़ पे मशरूम उगाए जा सकते हैं। तो इतना बायोडाइवर्स यहाँ पे हमारा जो है एरिया है। और ह्यूज मार्केट, जैसा मैंने बताया कि 150 करोड़ का मार्केट है। और सबसे बड़ी बात है, जब से इंटरनेट आया है, 4G आ गया, 5G आ गया, डेटा रेट्स इतने कम हो गए हैं कि मार्केट प्लेस तो बूम हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन बोलिए, ऑफलाइन बोलिए। एडुकेशन, ऑनलाइन एडुकेशन अब देखिए कितना इजी हो गया है। पहले हमें समय निकाल के कहीं पे अपॉइंटमेंट लेके जाके सीखना पड़ता था, फिर कोई हमें सिखाता था मशरूम या कुछ भी, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम बिना सीखे ही आगे बढ़ जाते थे, क्योंकि टाइम नहीं है। टेक्नोलॉजी के वजह से मार्केटिंग करना या कोई भी चीज़ सीखना बहुत आसान हो गया है। जस्ट एक क्लिक के माध्यम से हम कोई भी चीज़ अभी सीख सकते हैं। तो मार्केट करना और मार्केट बढ़ाना बहुत ईजी और बड़ा है। इस बारे में अभी हम बात करते हैं, कहाँ कहाँ हम मार्केटिंग कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इन इकोनॉमिक्स, एक सबसे बड़ी जो बात है कि मशरूम ही एक ऐसा चीज़ है जो कि ज़ीरो वेस्ट है। ज़ीरो वेस्ट इंडस्ट्री मतलब, सबसे पहली बात, हम एक वेस्ट प्रोडक्ट से ही बनाते हैं। जब ये धान सूख जाता है, धान का जो भी रेसिड्यू है, जो स्ट्रॉ है, सूख जाता है, या भी कोई भी पेड़ है उसका 100 मील में से उसका जो सॉ डस्ट निकला, तो वो जो सॉ डस्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो जो भी वेस्टेज है हम उस इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद मशरूम आता है। मशरूम का ख़त्म हो जाने के बाद भी वो जो रेसिड्यू रह गया, उसका जो सबस्ट्रेट है, जिसमें अब कुछ भी नहीं रहा, जिसमें पानी टोटली सूख चुका है, न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया है, वो भी वेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आप इजीली, बहुत इजीली उसको वो डंप कर सकते हैं किसी वर्मी कंपोस्ट के पिट में, या फिर बहुत बड़ा गड्ढा बनाइए, उसमें सारा डाल के रखिए, थोड़ा गोबर से ऊपर से ढक दीजिए, हो सके तो थोड़ा केचुआ डाल दीजिए, और लगभग 1 साल के अंदर वो इतना अच्छा मैन्योर बन जाएगा, जो कि आप उसको आप कभी भी किसी भी खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग सब्जियों में, अलग अलग गार्डन में, नर्सरीज़ में, कहीं भी आप इस्तेमाल कीजिए। जो स्पेंट मशरूम सबस्ट्रेट है, वो पाया गया है कि हर एक तरह के, चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र से कंपेयर कर लो, वर्मी कंपोस्ट से कर लो, कोई भी नेचुरल, जितने भी जैविक उसके हमारे जो भी क्या कहते हैं फर्टिलाइज़र्स के कंपेयर में, मशरूम का जो वेस्ट कंपोस्ट है वो सबसे उत्तम पाया गया है। तो ये ज़ीरो वेस्ट इंडस्ट्री है। इसमें हम वेस्ट से ही मशरूम बना के फिर वापस उसको उसी में सॉइल में डाल देते हैं, जिससे कि सॉइल और ज़्यादा उपज बन जाता है। तो ये पूरा रिसाइकलिंग कंप्लीट करता है मशरूम। सेकेंडली, आप देखिए इसका प्रोडक्टिविटी का कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल फार्मिंग है। अगर अगर हमें कोई भी फार्मिंग करना है, सिंपल, हमारे देश में धान की फार्मिंग होती है, गेहूँ की फार्मिंग होती है, सब लैंड में होता है। जितना लैंड जिसका, उसका उतना ज़्यादा वहाँ पे वो फार्मिंग कर रहा है। यहाँ पे उसको धूप मिलती है, बरसात मिलती है, बहुत कठिन हालत में बहुत लेबर खर्चा करके उसका प्रोडक्शन निकलता है। अगर हम कंपेयर करें तो क्रॉप का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर के कंपैरिजन में, तो मशरूम 1 हेक्टेयर में 400 टन निकल सकता है। वहीं पे अगर वीट, जो गेहूँ है, वो 3 टन निकलता है। राइस जो है 4.5 टन। अगर कोई हम फल की भी अगर खेती कर लें वहाँ पे, तो 14.5 टन वहाँ से निकलेगा। वेजिटेबल की खेती करें तो 17। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ 3 टन, 4 टन, 17 टन, और उतने ही एरिया में। क्योंकि क्या होता है ना, मशरूम जो है आप इंडोर में कर रहे हैं, उसमें आपने घर बना लिया, घर बनाने के बाद आपने उसमें रैक्स तैयार कर लिए, बहुत से रैक्स तैयार कर लिए, या फिर वहाँ पे आपने रस्सी लगा लिए। तो अब ये जितने लैंड है, हर एक लैंड के हर एक पार्सल ऑफ प्लेस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3D फार्मिंग हो गई, पूरी की पूरी आप वॉल्यूम को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब
एक हेक्टर में 400,000 kg का मशरूम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ वीट 3 टन देगा। तो आप सोच ही सकते हैं कि लैंड का कितना अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहुत हाई प्रोडक्टिविटी है। सेकेंडली, अच्छा चलो निकल गया, क्या है वो, कोई घास फूस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक बार उसमें वैल्यू भी देख लीजिए कि एक तो कम जगह पे ज़्यादा निकलता है, साथ में प्रोटीन का उसका पोर्शन देखिए। अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, वीट से कंपेयर करते हैं, तो वीट में प्रोटीन, रिलेटिव प्रोटीन जो है 7.7 आता है। मतलब एवरेज प्रोटीन के सब जो है कैलकुलेशंस है, और ये सब डेटा एकदम स्टैंडर्ड डेटा है। तो वीट का जो है, अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट निकाला है तो उसका 7.5, ये 7.7 उसका प्रोटीन निकलेगा। पल्स जो हो गए उसमें 4.6 निकलेगा। सोयाबीन जो हम जानते हैं क्यों फेमस है सोयाबीन, क्योंकि बहुत प्रोटीन है, प्रोटीन खाना चाहिए ना, तो वो कितना निकलता है, 11। तो मशरूम में कितना है ज़रा देखिए, तो 100। तो कितना अमेजिंग है ये, तो कैसे नहीं है, ये सबसे बड़ा सुपर फूड है। 100 प्रोटीन रिलेटिव टू मशरूम जो है 100 निकलेगा, और उतने ही पोर्शन में जो है सोयाबीन में 11। जबकि सोयाबीन मशरूम से ज़्यादा मतलब फेमस है। हर कोई कहता है प्रोटीन प्रोटीन, अगर प्रोटीन ही चाहिए तो मशरूम खाओ। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, साथ में विटामिन डी जो कि वेजिटेबल्स में नहीं मिलते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। लास्ट वेबिनार में मैंने इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की है। चलिए आगे, एक और चीज़ है, बहुत बड़ा इशू है वाटर का। फार्मिंग में पानी, या तो देखिए बारिश नहीं आती है, सूखा पड़ जाता है, या फिर ग्राउंड वाटर का जो भी रिजर्वेयर है धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो बाकी हर एक खेती में, एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है, ज़रा वो भी कंपेयर करते हैं। जो राइस है, चावल की खेती में 2,000 मतलब 2,500 लीटर का जो है पानी यूज़ होता है 1 kg चावल उगाने में। एप्पल, सेब की खेती करते हैं, उसमें भी 822 लीटर की पानी की ज़रूरत है। बनाना, केला की में 790। आलू की खेती में 287। टमाटर उगाना है, 1 kg टमाटो के पीछे 214 लीटर पानी चाहिए। ये सिर्फ पानी ही नहीं है, पानी के पीछे आप यहाँ पे ध्यान रखिए, पानी के पीछे कॉस्टिंग रहती है। या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा करना पड़ता है, या आप अपने ही रिजर्वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पीछे लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, आपका ग्राउंड वाटर का कॉस्ट है, प्लस रिस्क है। अगर इतना पानी चाहिए, जैसे राइस को पानी चाहिए, तो अगर हम पानी का अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, समय पे बारिश नहीं आया, जैसे काफ़ी लोग रेन वाटर के ऊपर निर्भर कहते हैं, तो ये पूरा फार्मिंग ख़राब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है, पानी एक वीकनेस बन जाता है। प्लस कितना सारा पानी यूज़ हो रहा है, जबकि इंडिया में पानी की काफ़ी किल्लत है। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो एज ए ओवरऑल जो पानी है इसका तो डिप्लेट हो ही रहा है, डिप्रिशिएट हो ही रहा है। तो मशरूम का अगर कंपेयर करें तो सिर्फ 25 लीटर पानी चाहिए 1 kg मशरूम में। तो जहाँ टमाटर, 1 किलो टमाटर का कितना ही मार्केट में दाम होगा, कभी तो 2-3 रुपये भी हो जाता है, कभी 60-70 भी हो जाता है, भले ही, पर 214, और 1 किलो चावल के पीछे तो 2,500 किलो पानी लग जाता है। हम तब भी उसको उगाते हैं, बिल्कुल उगाना भी चाहिए, पर 1 kg मशरूम भी उगाइए, साथ में 25 लीटर पानी लगेगा। देखिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि इन सब के ऊपर निर्भर करता है मशरूम। मशरूम को डायरेक्टली उगाने के लिए भी हमें कोई ना कोई वेस्ट तो चाहिए। भले ही कहने के लिए कह सकते हैं कि पेपर में उग जाएगा, कुछ भी उग जाएगा, पेपर भी तो पेड़ से ही आता है, ये सब तो उगाना ही पड़ेगा। पर क्यों ना साथ ही साथ, क्योंकि जगह भी कम लगती है, पानी कम लगता है, समय भी कम लगता है, मशरूम उगाया जाए। क्योंकि फ़ायदा है, फ़ायदा देखिए, फ़ायदे का भी, प्रॉफिटेबल भी हम लोग इसका कंपेयर कर ले ज़रा। वीट, धान और गेहूं में 4.5 टन अगर आप उगा रहे हैं 1 हेक्टर में, और या फिर 6 टन अगर राइस उगा रहे हैं, तो पानी उसमें आपने लगा दिया 2,500 किलो, और फिर उसमें प्रॉफिट जो है सालाना 0.36, मतलब आपका 36,000 का फ़ायदा आएगा। अच्छी बात है, चलिए। और वही अगर आपने बहुत खर्चा कर दिया, बहुत बड़ा हाईटेक पॉली हाउस बना के वही चीज़ उगा लिया, तो आपको 15 लाख तक का प्रॉफिट आ सकता है। पर उस हिसाब से आपको कितना पानी लगेगा, आप सोच ही लीजिए। सीजनली अगर आप मशरूम कल्टीवेट करते हैं 4 बार, तो आप देखिए प्रति हेक्टर के हिसाब से 80 टन तक का मशरूम आराम से उगा सकते हैं। ये कौन सा मशरूम मैं नहीं बता रहा हूँ, बटन है इसमें, ऑयस्टर है, हर प्रकार के मशरूम उगाए जा सकते हैं। ये ओवरऑल कैटेगरी की बात हो रही है। राइस भी बहुत प्रकार के होते हैं, हर एक चीज़ का टाइप बहुत होता है, पर मैं बता रहा हूँ ओवरऑल एवरेज ये निकल के आया है आज तक की। मशरूम में 40 लीटर का कंज्यूम होगा, अगर आप 80 टन का निकाल रहे हैं, तो इसके बाद देखिए 10 लाख का प्रॉफिट आपके पास आएगा। तो आपने धान और पैडी में 36, और उसी को अगर बहुत खर्चा करके पॉलीटनल में किया तो 15 लाख। चलिए तो फिर खर्चा इसमें कर लेते हैं, कमर्शियल यूनिट बना लेते हैं।
अगर हम उतने ही ज़मीन में, ये सेम अमाउंट ऑफ ज़मीन की बात हो रही है, उसी 1 हेक्टर की ज़मीन में हमने कमर्शियल यूनिट सेटअप कर लिया जिसमें हम लोग ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर पाते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर पाते हैं, और क्या कंट्रोल करते हैं हम लोग उसमें, और कुछ नहीं, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का ही खेल है। पानी सही समय पे दे पाते हैं और सारा का सारा रैक सिस्टम बनाते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम से अगर हम फार्मिंग करते हैं तो हमारा इसमें जो है वाटर कंजप्शन इतना आएगा, और टोटल देखिए 100 लाख, 1 करोड़ का फ़ायदा आएगा। तो 1 हेक्टर में आप 1 करोड़ तक का प्रॉफिट उठा सकते हैं मशरूम कल्टीवेट करके। जबकि आप बाकी के जो खेती है, सब्जी करें या फिर बाकी चीज़ें करें, मैक्स टू मैक्स उसमें 15 लाख आएगा। तो मशरूम का छोटे मोटे फार्म से 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सेम ज़मीन में उगाया जा सकता है। तो इतना प्रॉफिटेबल वेंचर है मशरूम। आगे बढ़ते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। देखिए फ्यूचर तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही, हम ग्राफ देख ही रहे हैं कि मशरूम किस तरह से बढ़ रहा है। देखिए बाकी और कोई भी जो आप सब्ज़ी देखिए, धान या चावल, ऐसा नहीं है कि कल मैं 1 किलो खाता था फिर अगले दिन 1200 किलो खाने लगूंगा, ऐसा नहीं होता है। पर हाँ, मशरूम जो है ओवरऑल एवरेज जब किसी एरिया का सर्वे किया जाता है, देखा जाता है कि उसका ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो अवेलेबल हो रहा है, लोग भी आजकल बहुत जागरूक हो रहे हैं कि हाँ उसमें कितने ज़्यादा विटामिन्स है, प्रोटीन्स है। तो शरीर में जो है हेल्दी न्यूट्रिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था कि पेट भर जाए, बस किसी तरह से पेट भर जाए तो खाना हो गया। अब जो है खाना सिर्फ खाने से नहीं होता है, लोग ऑर्गेनिक खाना ढूंढते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं न्यूट्रिशनल, कितना न्यूट्रिशनल होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस वजह से मशरूम का जो है बहुत ज़्यादा भी क्रेज़ है, और ये बढ़ेगा ही, नेचुरल है ये। साथ ही साथ ये नहीं है कि कोई नया आविष्कार हो गया मशरूम, ये हज़ारों साल पुराना है, हज़ारों हज़ारों साल पुराना है। जो पहले के विद्वान लोग थे मशरूम लेकर घूमते थे, इतने टाइप के मशरूम हैं, अब उन्हें कई बार तो मेडिसिन से जान तक बचती थी मशरूमों से। तो जैसे जैसे मशरूम का मार्केट बढ़ रहा है, जैसे जैसे न्यूट्रिशनल और हेल्थ कॉन्शियस लोग बढ़ रहे हैं, जिन्हें पता है कि नहीं, शरीर को हम जो देंगे उस हिसाब से हम बीमारी से बचे रहेंगे, इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा, और टेस्ट भी इतना बढ़िया है, तो क्यों ना फिर मशरूम खाया जाए। उस हिसाब से लोगों को जो है वैराइटीज़ भी चाहिए, उनको अलग अलग टेस्ट का मशरूम चाहिए, कलर्स उनको अलग अलग चाहिए, शेप चाहिए, साइज़ चाहिए। क्यों चाहिए शेप साइज़? रेस्टोरेंट में फिर नए नए प्रकार के मशरूम के डिश इंक्लूड होते हैं, तो उन्हें अलग अलग प्रकार के मशरूम चाहिए। एक ही टाइप का, जैसे हम क्या बताएं, फ़िश हो गया, फ़िश एक ही टाइप का नहीं है, फ़िश पॉपुलर हुआ उसके बाद कितने टाइप के फ़िश लोग जो है कंज्यूम करते हैं। सिमिलर मशरूम के साथ इसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। रेस्टोरों का ही पिनोकी मशरूम का डिमांड है, साथ ही साथ किसी को शिटाके चाहिए कि सूप बनाने के लिए क्लाउड फंगस का ज़रूरत है। बटन मशरूम तो नॉर्मल पिज़्ज़ा बर्गर्स में चल ही रहे हैं। तो मशरूम्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसकी पॉपुलरिटी, साथ ही साथ कंज्यूमर्स आर सर्चिंग फॉर द वेराइटीज़। तो मार्केट प्लेस में आ जाते हैं कि मशरूम चलिए इतना फेमस हो गया, कैसे जुड़ना है कैसे नहीं जुड़ना है। लास्ट वेमिनार में मैंने काफ़ी हद तक उसको कवर किया है, अभी थोड़ा आपको डिटेल बता दूं। देखिए मशरूम बेसिकली अगर कोई न्यू कमर है, जो फर्स्ट टाइम फार्मर है, उसको नहीं पता रहता है कहाँ बेचे, तो उसको कुछ कुछ डायरेक्ट जगह बता दे रहा हूँ जहाँ पे आप सीधा संपर्क कीजिए। सबसे पहले एक हो गया लोकल फार्मर्स मार्केट। लोकल फार्मर्स मार्केट क्या होता है? सुबह उठते हो आप, सब्जी का देखना कि आप किसी भी सब डिवीज़न में रहते हो या डिस्ट्रिक्ट में रहते हो या किसी म्यूनिसिपल पार्ट जगह पे रहते हो, ठीक है ना। तो आप अपने एरिया के लोकल फार्मर्स मार्केट को सर्च कीजिए। अगर इसका जनरल डिटेल नहीं है तो आप लोकल अपने किसी विज्ञान केंद्र में संपर्क कीजिए। हर जगह लोकल फार्मर्स मार्केट होता है, जहाँ पे आसपास के जितने भी जो भी फार्मर्स होते हैं, नॉर्मल सब्जी के जो फार्मर्स होते हैं, वो लोग उस मार्केट में अपना सामान लाते हैं, जहाँ से जो दूसरे जो वेजिटेबल के जो भी वेंडर्स हैं, जो फिर रिटेल में जो सेल करते हैं, वहाँ से होलसेल में उठाते हैं। इसे लोकल फार्मर्स मार्केट इसलिए कहते हैं कि यहाँ फार्मर्स डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट लाता है, और इसे जो भी खरीदने वाला इंसान है डायरेक्ट खरीदता है। तो यहाँ पे आप अपना मशरूम लेकर जाइए, आपका मशरूम, जैसे वहाँ पे अवेयरनेस बढ़ेगी हाँ मशरूम मिलता है, तो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस पर्सन हैं जो कि वेजिटेबल खरीदते हैं, वो आपका मशरूम भी खरीदेंगे। साथ ही साथ डायरेक्ट कंज्यूमर्स भी आते हैं वहाँ पे खरीदने के लिए। कोऑपरेटिव्स एक बहुत बढ़िया तरीका है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव मार्केट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है फार्मर्स का। उसके बाद एफपीओ होते हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फार्मर्स के अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, फार्मर क्लब्स बोलते हैं इनको। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ये जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप्स होते हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। कोलैबोरेटिवली बहुत बड़ा एक मार्केट बनाया जा सकता है, क्योंकि उनकी घर घर तक रीच रहती है और रूरल तक इसको पहुंचाया जा सकता है।
सेकंड हो गया एस्टेब्लिश्ड होलसेल मार्केट, जैसे आज़ादपुर मंडी हो गई दिल्ली में। इस तरह से बहुत सारे होलसेल मार्केट्स हैं जो एस्टेब्लिश्ड है, गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, उन्हें मंडी बोलते हैं। और उसमें एकदम ट्रकों पे आते हैं, एकदम पूरे देश से, पूरे जगह से, दूर दूर से वहाँ पे सामान आते हैं, सब्जी आते हैं, फल आते हैं, वहाँ से अनलोड होके फिर ये छोटे छोटे मंडियों में जाते हैं। छोटे छोटे जितने भी सब डिवीज़न में जो अलग अलग यूनिट होते हैं जहाँ से वेजिटेबल बिकते हैं, वहाँ पे ये बड़े वाले जो एस्टेब्लिश होलसेल मंडी मार्केट होता है वहाँ से आता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बेच सकते हैं। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सीधा यहाँ पे आप बेच सकते हैं। मार्केट रेट और वो सब बात बाद में करेंगे, पहले आप देखिए बेचने के जगह कहाँ कहाँ है। ये हो गया एक एस्टेब्लिश्ड होलसेल मार्केट। इनका लिस्ट कहाँ से निकलता है मैं ये सब अभी आगे बताऊंगा, कहाँ पे से आप ढूंढ सकते हैं इन मार्केटों को। फिर देखिए फ्रूट एंड वेजिटेबल रिटेल शॉप। एक तो सिंपल सी बात हो गई कि देखो सब्जी बहुत बेसिक चीज़ है, हर किसी के घर में सब्जी चाहिए। तो वेजिटेबल मार्केट जहाँ भी दिखे वो आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए कि जहाँ सब्जी बिकता है वहाँ मशरूम बिक सकता है। फिर सोचिए और कहाँ वेजिटेबल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स कहाँ बिकते हैं, पनीर पनीर कहाँ बिकता है, जहाँ जहाँ पनीर बिकता है बाजू में मशरूम का पैकेट रखिए, ज़रूर वहाँ बिक सकता है। ये सब जो है लीड पॉइंट्स है, कहाँ कहाँ बेचेंगे। तो जैसे जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला हो गया, उसका अपना छोटा सा दुकान है या फिर जैसा भी उसका दुकान है, चाहे वो फिक्स्ड कार्ट ठेले में बेचता हो, घर घर जाके वो चिल्लाता हो कि सब्जी ले लो, वो हर एक उसका जो भी एरिया है, उसका जो टोकरा है वो आपके टारगेट होना चाहिए। अब वहाँ पे 2 पैकेट दीजिए, वहाँ पे 2 किलो दीजिए, उससे अभी मत पैसे लीजिए, जब वो बेचेगा तब पैसे दीजिए। आप ट्राई कीजिए, जैसे जैसे जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है ना, जो बैठी हुई है घरों में, उनको मशरूम पहुँचाने का काम करते हैं ये लोग, तो इन तक ज़रूर मिलिए। अब जितने वेजिटेबल है उन लोगों को कन्विंस कीजिए, उन लोगों के साथ टाई अप कीजिए कि भाई साहब हमारा मशरूम रखिए, ये इस मशरूम में ये खासियत है, उसको पैम्पलेट दीजिए, और वो गारंटी है वो बेचेगा, क्योंकि उसको वेजिटेबल बेचना है, वो बेचने के लिए बैठा हुआ है। जितने फ्रूट्स बेच रहा है, जो पाइनएप्पल बेच रहा है, मैंगो बेच रहा है, एप्पल बेच रहा है, साथ में उसको आप दीजिए ला के मशरूम, क्यों नहीं बेचेगा वो। और अगर बिकेगा तो बेचेगा, बिकेगा ही, ज़रूर बिकेगा। आप ये सब मार्केटों को पकड़िए, इन सबको दीजिए। साथ में देखिए रेस्टोरेंट होटल बहुत बड़ा मार्केट है। रेस्टोरेंट में चिली मशरूम, मशरूम बटर मसाला, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पिज़्ज़ा बर्गर क्या सब चलता है। रेस्टोरेंट है, होटल्स है, ये बहुत बड़े मार्केट है। ये लोग क्या करते हैं, टिन के डब्बे वाले बटन मशरूम खिला रहे हैं। अभी कल ही की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में जाके खाया, बटन मशरूम का ही उसने कोई एक डिश दिया, पर वो बहुत खट्टा था। क्या हुआ कि उसने ब्राइन सॉल्यूशन वाला मशरूम दिया। वो अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है, पर क्या होता है ना, कई बार कुछ ज़्यादा ही वो खट्टा हो जाता है, और उसमें टेस्ट वो फ्रेश चीज़ है, फ्रेश तो मज़ा नहीं आया। अगर यहीं पे अगर मैं उस होटल वाले को बटर मशरूम बेचूंगा तो वो ज़रूर लेगा, क्यों? क्योंकि उसको फ्रेश मशरूम मिल रहा है, उसमें उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, प्लस कंज्यूमर को ज़्यादा टेस्ट लगेगा, तो बार बार उसका बिकेगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था कि आप किस तरह रेस्टोरेंट होटल्स को अपना डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट बना सकते हैं। सुपर मार्केट्स अभी बहुत पॉपुलर है, रिलायंस स्मार्ट हो गया, बिग बाज़ार हो गया, और भी बहुत सारे इस तरह के सुपर मार्केट हैं जो पूरे देश भर में फैल रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में अभी अवेलेबल है, हर सब डिवीज़न में अवेलेबल है। बड़े मेट्रो सिटीज़ में तो हर किलोमीटर में 10-10 सुपर मार्केट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रैगन फ्रूट्स बिकते हैं, प्लम बिकता है, स्ट्रॉबेरी बिकता है। तो यहाँ सब एक्सोटिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का बहुत डिमांड है। तो यहाँ पे जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते हैं, प्लस जो जागरूक लोग हैं, जो एक्चुअली ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, उन्हें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट ग्लूटेन फ्री है, कौन सा प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए बेटर है। तो वहाँ पे जो है मेडिसिनल मशरूम हो गया, या जो हाई एंड मशरूम है जो ज़्यादा दाम में बिक सकते हैं, वो सब वहाँ बहुत अच्छा बिकता है। नॉर्मल मशरूम भी बिकेगा, पर यहाँ हर प्रकार के मशरूम इजीली बिक सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इनके पास फ्रीज़र है, प्लस जैसा बताया मैंने सुपर मार्केट्स हैं, तो यहाँ पे लोग जो है आलीशान चीज़ें और बढ़िया 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 प्रोडक्ट खरीदने आते हैं। ये लोग पैसा उतना नहीं सोचेंगे कि 20 रुपये ज़्यादा क्यों दें, तो ये लोग ज़रूर खरीदते हैं। सुपर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ आप ज़रूर बात कीजिए। यहाँ पे कैसे बेचते हैं मैं बताता हूँ। सुपर मार्केट्स कभी डायरेक्टली नहीं खरीदता है, बिग बाज़ार डायरेक्ट नहीं खरीदेगा, रिलायंस ज़्यादा डायरेक्ट नहीं खरीदेगा। वहाँ पे आप स्टोर मैनेजर के पास जाइए, बोलिए कि आई एम दिस इज़ दिस, मैं ऐसा मशरूम का कल्टीवेशन करता हूँ, मैं आपको सप्लाई करना चाहता हूँ। तो या तो वो डायरेक्ट आपको अपने प्रोक्यूरमेंट मैनेजर से बात करवाएंगे, या उनका जो वेंडर है वहाँ पे, लोकल वेंडर जो होता है, जो उनको डेली फ्रेश वेजिटेबल और वो सब सप्लाई करता है, उसका नंबर दे देंगे। आप उससे बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि मैं इतना प्राइस आपको दूंगा, आप अपना बेचिए, और इस तरह से उसके साथ आप टाई अप कीजिए, तो आप इजीली बेच सकते हैं।
वेजिटेबल वेंडर और ट्रेडर एक्सपोर्टर्स, ये लोग कौन होते हैं? जैसे कि इनको मैं कह सकता हूँ कि जो मिडिल मैन होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर मंडी मार्केट से ही लेते हैं। काफ़ी लोग हैं बस मोबाइल में बिज़नेस करते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस करते हैं। ये लोग ट्रेडर्स होते हैं। ये लोग क्या करेंगे, फार्मर से मशरूम ख़रीदते हैं और फिर उसको अच्छे से पैकिंग करके फिर बहुत दूर दूर सप्लाई करते हैं। मिडिल में इनको जो भी कमीशन मिलता है वो इनका इनकम हो गया। तो वो ट्रेडर्स होते हैं। ये लोग बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी अवेलेबल हैं, एक्सपोर्ट करते हैं ये लोग। काफ़ी लोग हैं जो मशरूम या मशरूम के प्रोडक्ट्स ख़रीद लेंगे आपसे और फिर फर्दर फॉरेन में एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्टर्स हैं। फिर वेजिटेबल के वेंडर्स हैं, काफ़ी सारे मशरूम के नहीं, वेजिटेबल के वेंडर हैं जो कि बहुत दूर दूर, शायद यहाँ का प्रोडक्ट है बट बहुत दूर सामने जाके उन्होंने उसको नेपाल में भेज दिया, भूटान में भेज दिया, बांग्लादेश में भेज रहे हैं, कोई कहीं भेज भेज रहे हैं। तो वेजिटेबल के जो वेंडर्स हैं बहुत दूर दूर भी वेजिटेबल का सप्लाई करते हैं। जैसे नासिक का प्याज ऑल इंडिया सप्लाई हो जाता है, कैसे हो जाता है? तो ये वेजिटेबल्स के जो ट्रेडर्स होते हैं, इन लोगों से आप बात कीजिए, इनको बताइए मशरूम के गुण क्या है, और उन्हें पता है। दे डोंट हैव द अवेलेबिलिटी, उन्हें मशरूम इजीली मिलता नहीं, इसलिए वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बट मशरूम्स के हर वो वेजिटेबल का मंडी और मार्केट आपका टारगेट पॉइंट है मशरूम का मार्केटिंग करने का। साथ में आप देखिए क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन ईजिली कर सकते हैं। मशरूम को ड्राई कीजिए या उसको पाउडर बनाइए या उसको प्रोडक्ट्स बनाइए, जैसे कि पिकल, अचार। अचार तो हर घर में हर किसी की मम्मी बनाती है। तो जिस तरह से आप बाकी चीज़ों का अचार बनाते हैं, वेजिटेबल का अचार बनाते हैं, वैसे ही उसको आप सिंपल मशरूम का अचार बनाइए। ऑर्गेनिक मशरूम अचार, उसको अपना ब्रांड लेबल दीजिए, नाम दीजिए, लोगों को पहले चखाइए, देखिए तो कितना अच्छा है। तो क्या होगा, उससे टेस्ट भी, हेल्थ भी। तो मशरूम का जो है वैल्यू एडिशन कीजिए। साथ ही साथ देखिए एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, इसे कहूँगा मैं, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आप एक तो ये जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं ये डायरेक्टली बेच सकते हैं, साथ ही साथ फ्रेश मशरूम भी बेच सकते हैं। फ्रेश मशरूम कैसे कर सकते हैं आप? उसमें लोकल पैकेजिंग करना पड़ेगा, आइस पैकिंग यूज़ करना पड़ेगा। साथ ही साथ मार्केट कैसे हैं, जैसे अमेज़ॉन है, ये लोग लोकल एरिया वाइज भी ऑर्डर उठाते हैं। फ्लिपकार्ट है, इंडिया मार्ट एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप होलसेल कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। पिक बास्केट हो गया, वेजिटेबल हर चीज़ डिलीवरी करते हैं। बाकी आप ऑनलाइन में भी सर्च करिएगा, B2B B2C बहुत सारे अभी वेबसाइट्स हैं जो कि इसी चीज़ को कैटर करते हैं कि फार्मर्स के ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़रीदना और उसको सीधा कस्टमर तक ऑनलाइन ऐप के थ्रू बेचना। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस बहुत अच्छा मार्केट प्लेस है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये इंडिया मार्ट और जितने मैंने बताए, इनमें हर कोई फार्मर खुद अपने से लिस्टिंग कर सकता है, खुद से बेच सकता है। एक और अब हमने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वो है BM मशरूम मार्केट प्लेस। BM मशरूम मार्केट प्लेस क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ। हमारा जो वेबसाइट है bmmushroom.com, इसमें आप जाना है आपको, वहाँ पे होम पेज में मोर ऑप्शन में क्लिक करना है और मेंबर्स ओनली एक्सक्लूसिव, इस पोर्शन में आप जाइएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी। पहला, जैसे आपको ई बुक्स मिलेंगे जहाँ से आप बहुत सारे मशरूमों के बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन है जहाँ पे हम लोगों ने स्पेशल फेसबुक का ग्रुप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, और साथ ही साथ और भी ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पे हम लोग रेगुलर बाई लीड्स सप्लाई करते हैं। बाई लीड्स क्या होता है कि हमारे BM मशरूम को ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड से हमें बायर्स जो है कांटेक्ट करते हैं, जिनको मशरूम्स चाहिए, किसको मशरूम चाहिए, किसी को मशरूम के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, वो सारे लीड्स जो हैं फार्मर्स को ला कर देते हैं कि आपका जो जो भी आपको चाहिए वो हम उसका एरिया वाइज हम अपने फोरम में पोस्ट करते हैं रेगुलर, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, फार्मर्स को ये फ़ायदा हो कि जो भी ख़रीदने के लिए बैठा हुआ है, जो ग्राहक है, उस ग्राहक को हम डायरेक्ट कांटेक्ट करें और बेचें। तो हम आपके लिए ये एक्सक्लूसिव फैसिलिटी देते हैं। तो आप जो है bmmushroom.com में विज़िट करके ये जो यहाँ से ग्रुप्स हैं इनको ज्वाइन कीजिए, और डायरेक्टली हम आपको कस्टमर ला के देते हैं हर प्रकार के मशरूम का थ्रू आउट द इंडिया। और कुछ हम आपको वेबसाइट बता दे रहे हैं, ये कुछ वेबसाइट्स आप ज़रूर नोट कर लीजिए। मैं जो पूरे वेबिनार में जो कंटेंट बता रहा हूँ, इसमें जो भी आपको इम्पोर्टेंट विषय लगता है इसको ज़रूर नोट करके रखिए, ये आपके आगे काम आएगा। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि dgft.government, ये क्या चीज़ का वेबसाइट है? ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस यहाँ पे मिलता है। कहीं भी आपको ऑफिस नहीं विज़िट करना, आप घर बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का जो है अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे ही ऑनलाइन में आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करना है, और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस के थ्रू आप खुद से पूरे वर्ल्ड में मशरूम सप्लाई कर सकते हैं। आप जर्मनी में सप्लाई कीजिए, आप एक्सपोर्ट कीजिए, तो जो भी आप करेंगे उसके लिए आपको IEC सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेगा।
और एक वेबसाइट देखिए APEDA.gov, ये क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इनका काम ही ये है कि जो भी प्रोसेस फूड्स हैं, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, पिकल हो गया, और भी जो आप बनाएंगे मशरूम के जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका मार्केटिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप एज ए मेंबर रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें आप अपना एक्सपोर्टर्स के लिए लॉगिन कीजिए। इसमें बहुत सारे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग स्कीम आते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, अलग अलग स्कीम टेंडर्स इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे विज़िट कीजिए, आपको डिटेल मिलेगा। इसका काम ही है कि प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोडक्ट्स का जो है एक्सपोर्ट का जो भी विषय है, इस पर हेल्प करना फार्मर्स के लिए। फिर जो है ई-नैम एक वेबसाइट है, ये पोर्टल है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये आप इसमें ऐप अवेलेबल है, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन वेबसाइट में जो है मंडियाँ होती है, इसमें अलग अलग चीज़ों का प्राइस अपडेट होता है। यहाँ पे क्या आप कर सकते हो ना, APMC फोरम्स ढूंढ सकते हो, लॉजिस्टिक्स से बात कर सकते हो, किसान रथ हो गया, ई-लर्निंग वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप मंडी जो है, मैंने कहा था मंडी है बहुत सारे, आप डिस्कवर नहीं कर पा रहे हो कहाँ कहाँ मंडी है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ पे ई-ऑक्शनिंग भी होती है। आप चाहे ना कोऑपरेटिव, जो मैंने बताया था कोऑपरेटिव अपना बना सकते हैं। कोऑपरेटिव बना के यहाँ पे अपना जो है बंदा नियुक्त कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना खुद का ऑनलाइन मंडी बना सकते हैं, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पे बिडिंग होगी और आपका 2 घंटे के अंदर सारा प्रोडक्ट बिक सकता है। तो बहुत स्कोप है, बट आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड जो है FSI का, जो मैंने आपको वेबसाइट लिख के दिया था, ये किस लिए चाहिए, ये जो आप प्रोडक्शन करते हैं उसके बाद, चलिए इस पर मैं थोड़ा आगे आके बताता हूँ आपको। देखिए काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि मशरूम बिज़नेस करेंगे इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मशरूम फार्मिंग करेंगे, मशरूम बेचेंगे, इसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए क्या, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए क्या, कोई पकड़ तो नहीं लेगा हमको। सबसे पहली बात है, एग्रीकल्चर के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप मशरूम की खेती कीजिए या कोई भी सब्ज़ी उगाइए या कुछ भी उगाइए, एग्रीकल्चर में कोई भी आपको लाइसेंस नहीं चाहिए कि हाँ आपको कोई सर्टिफाई करे कि हाँ फार्मर हो गए हो अब आप बेच सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना मशरूम उगाइए, फ्रेश मशरूम कहीं भी बेचिए, मंडी में बेचिए, डायरेक्ट घर घर बेचिए, आपकी मर्ज़ी है। जब आप ट्रेड करते हो मशरूम, किसी और से ख़रीद के किसी और को बेचते हो, जब आप ट्रेडर बनते हो ना, तब हमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है। ट्रेड लाइसेंस अगर आप गांव में हो तो आप पंचायत ऑफिस में विज़िट कीजिए, नहीं तो म्यूनिसिपल ऑफिस में विज़िट कीजिए। अगर आप क्या कहते हैं शहर में हो तो आप वहाँ पे सिंपल ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस एज ए सोल प्रोप्राइटर आपको मिल जाएगा, आपका अपने नाम में ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। या फिर अगर आपने मशरूम फार्म का कोई नाम रखना है, कोई भी नाम रख दीजिए उसमें, XYZ मशरूम फार्म या कुछ भी, तो उस नाम पे आपको ट्रेड लाइसेंस मिल सकता है। तो ट्रेड लाइसेंस की तब ज़रूरत पड़ती है जब आप ट्रेड करते हो। ट्रेड लाइसेंस लेने से एक फ़ायदा हो जाता है कि आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस के बिना आपको बैंक अकाउंट नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रोप्राइटर फर्म बनाया है, प्रोप्राइटर फर्म, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया है तो आपको पैन कार्ड चाहिए होगा। अगर आपने प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर फर्म बनाया है, जो कि सीधा आप पंचायत ऑफिस जाके बना सकते हैं, आधे घंटे का समय लगेगा मैक्स टू मैक्स, 100 रुपये 100-150 रुपये का खर्चा आता है। पैन जो है आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए। पैन नंबर ही आपका सोल प्रोप्राइटर के फर्म का पैन होगा, और उसका इस्तेमाल करके आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट। ये जो करंट अकाउंट है आपको देखो आगे कहाँ पे काम आएगा। अगर आप बिज़नेस बड़ा करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स में आना पड़ेगा। आप कभी भी सिंपल सिर्फ फ्रेश मशरूम उगा के कितने दिन सर्वाइव करेंगे। जब भी आप अपने आप को स्केल अप करेंगे तब आप फंसेंगे। तो आपको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, इन सब के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए मशरूम एज ए फ्रेश प्रोडक्ट, उसमें कोई GST नहीं लगेगा, पर जब आप उसको प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तब आपको GST की ज़रूरत पड़ेगी। तब आप GST, फिर क्या है GST की कब ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैंने बताया आप अमेज़ॉन में लिस्टिंग करना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट में अपना मशरूम स्पॉन, मशरूम बीज, मशरूम का प्रोडक्ट, अचार या फिर फ्रेश मशरूम कुछ भी बेचिए, GST डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। तो GST कब मिलेगा, जब आपके पास ट्रेड लाइसेंस रहेगा, आपके पास बैंक अकाउंट रहेगा, साथ में आधार और पैन चाहिए, बस आपको GST कुछ नहीं, गूगल में सर्च कीजिए, GST वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, घर बैठे मिल जाएगा आपको। बस उसमें ज़मीन या आपका जो भी रेंट है, जो भी ऑफिशियल एड्रेस है, उसका एक
डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ, दैट्स इट, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जीएसटी में भी दो टाइप के है, कंपोजिट है, मंथली है, आगे हम नेक्स्ट कभी उसमें डिटेल में बात करेंगे। जीएसटी मिल सकता है आपको साथ में। एफएसआई जैसे बताया, अगर आपको कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचना है, सिंपल फ्रेश मशरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपको प्रोसेस फूड बेचना है, जैसे अचार हो गया, पिकल हो गए, पापड़ हो गए, तो आपने कोई भी प्रोडक्ट आपने घर में देखा होगा, चाहे पानी का बोतल भी कहीं ना क्यों ना हो, उसमें आप देखिएगा FSSI ऐसे करके रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका जो सीरियल कोड लिखा रहता है। तो ये जो है मान्यता रहती है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो साफ़ सफाई से बना है, वो सही पद्धति से बना है, और उसमें आपने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं एफएसआई के, जो फूड के जो रेगुलेटरी जो स्टैंडर्ड्स है वो आप मेंटेन करते हैं। चाहे आपको अपना खाने का दुकान लगाना हो, आपको खुद का दुकान में बेचना हो, या फिर उसको प्रोसेस करके बेचना हो, तो एफएसआई मैंडेटरी रहता है। आईईसी कोड जैसे मैंने बताया आपको कि एक्सपोर्ट करने के लिए ये आपको ज़रूर चाहिए रहेगा। जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जाते हैं तो आईईसी कोड की ज़रूरत पड़ती है। फिर आगे बात आती है ब्रांडिंग। तो देखिए आपको समझ में आ गया ना ओवरऑल कि मशरूम का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, आप उगाइए उसको बेचिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप उसको आगे फर्दर स्केल अप करेंगे, ट्रेड करने लगेंगे किसी और का लेकर, या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएंगे, तब आपको जीएसटी, एफएसआई, आईएसी धीरे धीरे सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन फ्यूचर देखिए, आज आज के ज़माने में मैं बताता हूँ, एप्पल कंपनी एक ब्रांड है। इसका ओनर भले आज ना रहा हो, पर हमारे को पता है एप्पल जो है क्या बात है, क्या ब्रांड है। अगर आप सीरियसली अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसको परमानेंट रखना चाहते हैं, चाहे आपके बाद भी वो रहे, तो उसकी ब्रांडिंग कीजिए। ब्रांडिंग क्या होती है ना, जैसे कोई भी कंपनी है, हम ब्रांड से समझ जाते हैं कि उसमें क्वालिटी कैसी है। एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने ब्रांडिंग किया है, ये बीएम मशरूम का मैंने लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। ये बीएम मशरूम नाम क्या है, ये एक ब्रांड है। बीएम मशरूम आज आप गूगल में सर्च कीजिए, बीएम मशरूम के जितने कंटेंट एक साथ आ गए। क्या फ़ायदा हुआ मेरे को ब्रांडिंग करने से? अगर मैंने अलग अलग कंटेंट अलग अलग नामों से बनाया होता तो एक ही जगह पे सब कुछ नहीं मिलता। अब गूगल भी पता कर रहा है कि हाँ चलो बीएम मशरूम ब्रांड है, ये उनका यूट्यूब चैनल हो गया, या उनका वेबसाइट हो गया, या उनके प्रोडक्ट्स हो गए। सिमिलरली आप कोई भी ब्रांड को सर्च कीजिए, सैमसंग नाम सर्च कीजिए, उसके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट पे या ब्रांड पे, अपनी कंपनी पे पूरा टाइम देने वाले हैं, अपना फोकस देने वाले हैं, और आप श्योर है कि आप उसको अच्छे से अच्छा करेंगे, तो आप ब्रांड बनाइए, क्योंकि नाम बनाना पड़ता है, तब जाके आगे जाके पता चलेगा आपको ब्रांड की कितनी वैल्यू होती है। तो ब्रांड को अगर आपको बनाना है तो आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, नेम की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रांड का नाम क्या है, नाम रखिए। वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। वेबसाइट एक पहचान होती है जहाँ पे आप सारे अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं या अपने बारे में उसमें डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ब्रांडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये अपने आप में पूरा का पूरा 1 घंटा लग सकता है इसके लिए, तो मैं आगे अभी नहीं बढ़ूँगा ब्रांडिंग में, नेक्स्ट टाइम हम इसको कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभी। मशरूम्स, चलिए ठीक है। फ्यू मशरूम्स एंड देयर ग्रोइंग कंडीशन। इन जनरल इंडिया में अभी जो भी मशरूम इजीली उग रहे हैं और जो मैक्सिमम अवेलेबल है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल देता हूँ। एक हो गया बटन मशरूम, बहुत फेमस मशरूम है, अगरिकस बिस्पोरस। देखिए जो जनरल हम वाइट बटन मशरूम देखते हैं उसी को बटन मशरूम बोला जाता है। वेजिटेटिव फेज़ क्या है, फ्रूटिंग फेज़ क्या है, मैंने लास्ट वेबिनार में कवर किया है। अभी भी अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, जब हम लोग स्पॉनिंग कर लेते हैं उसके बाद का जो फेज़ होता है, उस वक्त एक तरह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सिचुएशन चाहिए होता है, और जब फ्रूटिंग मतलब जब फल निकलने होता है तब जब हमें करना पड़ता है, तब का ये फेज़ है। तो वेजिटेटिव फेज़ इसका 22 से 25 डिग्री है, और जो फ्रूटिंग जब इसको हो जाता है टाइम 14 से 18, तो हम कह सकते हैं कि लगभग बटन मशरूम ठंड में उगाया जा सकता है, या फिर हमें क्लाइमेट थोड़ा ठंडा करना पड़ता है बाद में। अदरवाइज़ 22-25 तो नॉर्मल टेम्परेचर है। अच्छी बात है कि बटन मशरूम का एक समर वेरिएंट भी है, समर वेरिएंट हो अगेरिकस बिटोरकिस। इसको 28 से 30 डिग्री में इसका जो है वेजिटेटिव फेज़ है, और फ्रूटिंग फेज़ इसका 25 डिग्री है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप विंटर में और समर में दोनों टाइम में ही बटन उगा सकते हैं, अगर आप सही तरीके से इसको रोटेट करते रहे तो। कंपोस्ट एंड केसिंग। कंपोस्ट और केसिंग क्या है, इसका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट बटन मशरूम का जो है नॉर्मल नहीं रहता है, इसको कंपोस्टिंग करना पड़ता है। तो कैसे करा जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये सब डिटेल आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा, और फर्दर कैसे आप सीख सकते हैं उसके बारे में फर्दर आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आप बेसिक समझिए। ऑरी ऑरिकलेरियस, ये जो है आपका वुड ईयर, क्लाउड ईयर, ब्लैक फंगस, ब्लैक ईयर, बहुत कुछ इसको बोला जाता है। तो 20 to 34 डिग्री सेल्सियस में इसका वेजिटेटिव फेज़ है, और फ्रूटिंग फेज़ 25 से 30 डिग्री।
इसका भी जो प्राइमरी सबस्ट्रेट है ये वुड है। वुड मतलब इसको आप हार्डवुड जो भी इसका रहता है, जैसे कि लॉग हो गया या फिर आपका सॉडस्ट हो गया, वुड चिप हो गया, पैलेट हो गया, तो लकड़ी टाइप के जो भी सामान है उस पर ये अच्छे से उगता है। जो शिटाके मशरूम हो गया लेंटिनुला एडोडस, इसको 22 से 25 डिग्री में इसका वेजिटेटिव फेज़ है। इसके दो प्रकार के वैरायटी उपलब्ध हैं। एक विंटर जो है 14 से 18 डिग्री में उगता है, और एक जो इसका समर स्ट्रेन आता है वो 25 से 30 डिग्री में उगता है। ये भी वुड लविंग स्पीसीज़ है, प्लेयोरटस ओस्टेटस। ये बहुत अच्छा स्पीसीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, 14 से 28 डिग्री तक के इसके वैरायटी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो पिंक ओस्टर मशरूम है ये 10 से 12 दिन के अंदर उग सकता है। क्या आपको पता है? आप में से काफ़ी लोग होंगे जो ओस्टर उगा रहे हैं, पर वो मैक्सिमम 25-30 दिन लग जाता होगा। पर जब गर्मी का दिन आता है पिंक उगाइए, फिर गोल्डन ओस्टर है, गोल्डन ओस्टर उगाइए। ये सब जो है थोड़ा गर्मी में अच्छा उगता है और बहुत फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज़ है, तो 10-12 दिन में उग जाता है। फिर एक स्पीसीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा डिमांड है और टेस्ट है, जिसको कहते हैं प्लियोरेटस एरेंजी। इसको हम किंग ऑयस्टर भी बुलाते हैं, किंग ऑयस्टर। ये दिखने में थोड़े बड़े रहते हैं और मिल्की मशरूम जैसे दिखते हैं, और ये भी विंटर लिविंग स्पीसीज़ है। तो उसका जो है नॉर्मल तो उसका वेजिटेटिव फेज़ वैसा ही है 22-25, पर वो उगता है 14 से 18 डिग्री में, 14 से 18 डिग्री में उगता है। तो जब विंटर आता है आप लोग नॉर्मल ऑयस्टर ना उगा के किंग अगर उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसका सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये एक मेडिसिनल मशरूम है। नॉर्मल ऑयस्टर मशरूम से काफ़ी ज़्यादा इसका वैल्यू है। तो ऑयस्टर मशरूम काफ़ी वैराइटीज़ के हैं, तो इसीलिए उसका टेम्परेचर भी इतना अलग अलग टाइप का लिखा हुआ है। तो आपको डिपेंड करता है। अच्छा, उसका जो सबस्ट्रेट है, सबसे मज़े की बात है उसका सबस्ट्रेट एवरीथिंग किसी भी चीज़ में उग जाएगा, चाहे वो स्ट्रॉ हो, वुड हो, आपका कागज़ हो, पत्ते हो, केले के पत्ते हैं सूख गए हैं उसमें उग जाएगा वो। हाँ, उसके बाद ये गन्ने के जो खेत के बाद जो भी उसका जो पीसने के बाद निकलता है, जो भी उसका सूखा जो भी उसका पोर्शन है वो बना सकते हैं। भुट्टे का भुट्टा तो निकल गया, उसके बाद जो उसका पौधा है जब वो सूख जाता है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोको, उसके बाद जो नारियल का जो छिलका है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी चीज़ में उगाया जा सकता है। मैक्सिमम फिर भी उसको स्ट्रॉ में उगाया जाता है, ज़्यादातर धान और जो वीट का जो स्ट्रॉ है इसीलिए उगाया जाता है ओस्टर मशरूम को, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, वो हर जगह अवेलेबल है और सिंपल है, उगाया जाता है इसलिए उसमें। वल्बेरिलिया वल्वेरिएला वल्वेसिया जो है पैडीस्ट्रॉ मशरूम, बहुत टेस्टी मशरूम है और गर्मी में बेस्ट है ये। 32 से 34 डिग्री इसका जो है वेजिटेटिव फेज़ है, और जो फ्रूटिंग फेज़ है 28 से 32 डिग्री। ये एज इट इज़ ऑलरेडी सेड पैडी स्ट्रॉ मशरूम, तो स्ट्रॉ में उगता है। ऐसा नहीं है सिर्फ पैडी में उगेगा, ये वीट स्ट्रॉ में भी उग जाएगा और किसी भी तरह के सीरियल स्ट्रॉ में उग सकता है ये। और इसका सेल्फ लाइफ थोड़ा कम रहता है, पर टेस्ट बहुत गज़ब है। उड़ीसा में बहुत अच्छी इसकी फार्मिंग होती है, बहुत डिमांड रहता है। पर इसको हर गर्म क्षेत्र में उगाया जा सकता है और इसको आउटडोर एंड इंडोर बोथ उगाया जा सकता है। फ्लैमुलिना वैल्यूटिपस इनोकी मशरूम, जो कि इस वक्त का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मशरूम है और बहुत ही ज़्यादा मार्केट डिमांड में इसका हाई है क्योंकि इसका प्राइस बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसको विंटर मशरूम बुलाया जाता है, बट इसको तो इजीली आप रेफ्रिजरेशन में भी उगा सकते हैं। और ये भी वुड लिविंग स्पीसीज़ है। वो इसका 22 से 25 डिग्री नॉर्मल जो है रूम टेम्परेचर इसका वेजिटेटिव ग्रोथ है। जस्ट इसको फ्रूटिंग के वक्त जो है आपको 12 से 14 रखना पड़ता है, पर आप इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी उगा सकते हैं। तो इनोकी मशरूम जो है वुड लविंग स्पीसीज़ है और ये विंटर में इसका फ्रूटिंग फेज़ आता है। कैलोसाइप इंडिका ये एक समर वेराइटी है, गर्मी में अच्छा उगता है। 28 से 36 डिग्री वेजिटेटिव ग्रोथ है और फ्रूटिंग इसका सेम 28-35 में आ जाता है। इसको वेस्टर्न मशरूम जैसा उगाया जाता है, बट काफ़ी कुछ है जो डिफरेंट है। वो है जैसे इसमें केसिंग डालना पड़ता है, टेम्परेचर, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है। हर मशरूम के लिए डिफरेंट है, हर मशरूम के पेस्ट एंड डिजीज़ अलग अलग है। जैसे बटन मशरूम में वाइट बबल और अलग अलग बीमारी आती है। जो ओयस्टर मशरूम है उसमें ब्लैक फाई, ग्रीन मोल्ड अलग प्रकार के आते हैं। जो शिटाके मशरूम है उसका अपना अलग तरीका है। शिटाके का तो मान लीजिए रैक्स अगर आप है, रैक्स अगर आपने रैक को ऐसे जाली में नहीं बनाया और डायरेक्ट एक पूरा अलग टाइप का रैक बना दिया बटन जैसा, तो पूरा का पूरा ग्रीन मोल्ड लग जाएगा। सोचिए सेम रैक में आप जिसमें बटन उग रहा है अगर आप उसमें शिटाके उगाएंगे तो ग्रीन मोल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रैक्स का सिस्टम ही अलग रहता है। तो बहुत ही
सेंसिटिव फंगी जो होता है ना, बहुत सेंसिटिव होता है, तो हर मशरूम के बारे में आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊंगा, मैंगो की फार्मिंग आ गई आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चेरी भी उगा सकते हो या स्ट्रॉबेरी उगा सकते हो। स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉ में उगाया जाता है, थोड़ा डिफरेंस तो है। बेसिक भले हमें पता है हर पौधा मिट्टी में उगता है, बट इट डजंट मीन्स कि अगर हमें एक मशरूम आता है तो हम दूसरे को भी एज इट इज़ कर दे। उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक मैंने आपको आइडिया दिया कि आप एटलीस्ट टेम्परेचर का पता रखिए और उस हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिए कि आप कब किसका उगाना चाहते हैं या फिर आपके लिए कौन सा फिजिबल है, वाइबल है। फर्दर जो है लर्निंग हम लोग बढ़ा सकते हैं अपनी। देखिए, आपको मशरूम जितने मैंने वैरायटी बताया, प्लस इससे भी जो बढ़कर जो भी जितने मेडिसिनल मशरूम है, सब के सब नॉलेज यूट्यूब में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे अभी अवेलेबल है, पर हम धीरे धीरे यूट्यूब वीडियो बनाते रहते हैं। तो बीएम मशरूम एंड हॉर्टिकल्चर अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक तो वो सोर्स हो गया आपका नॉलेज का, प्रॉपर आपको हमेशा वहाँ पे नॉलेज मिलता रहेगा। ये वेबिनार भी वहाँ पे आपको मिल ही रहा होगा। फिर हो गया ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको bmmushroom.com/training कोर्स में जाना पड़ेगा। वहाँ पे देखिए हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज़ हैं मशरूम के, हर स्पीसीज़ का हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसमें देखिए इस ट्रेनिंग कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। जो पहला तो हम उसमें कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, उस स्पीसीज़ के बारे में जो भी मशरूम आप सीखना चाहते हैं उसका पूरा कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है। फिर उस पर प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप कैसे होता है बताते हैं। जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है उसके लिए जो भी मशरूम आप मान लीजिए मिल्की मशरूम सीख रहे हैं, तो मिल्की मशरूम का जो सीड है, जो स्पॉन है, आपके एड्रेस पे हम भेज देते हैं कुरियर के थ्रू। और आप घर पे जो आपने जो टेक्नोलॉजी जो सीखी है उसके गाइडेंस के अनुसार आपको घर में प्रैक्टिस करना है। देखिए, जब भी आप मशरूम की कल्टीवेशन सीखते हैं तो मैं हमेशा पहले ये कहता हूँ, आपने मान लिया सीख लिया, आपने क्लासेस ले ली, बट कभी भी सीधा बड़ा कमर्शियल फार्म मत बनाइए। एक्सपेरिमेंट करना है तो छोटे लेवल पे करिए, ताकि आप बार बार अपने आप को सीख के गलतियाँ करके मूव कर सके। अगर एक बार में आप बड़ा फार्म बना लिया, आपने बटन मशरूम सीख लिया और तुरंत बड़ा सा फार्म बना लिया, या कोई भी मशरूम सीख लिया, तो बहुत बड़ा रिस्क है। उससे क्या होता है, आपका कैपिटल फंस सकता है और आप फिर क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो पहले सीखना है, फिर प्रैक्टिकल वर्कशॉप करना है। इसलिए हम लोग स्पॉन प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स में, ये इंक्लूड रहता है। और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं टाइम टू टाइम, आपको फॉलो करके पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ता है। पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने फार्मिंग तो सीख लिया, बट जब बीमारी आती है तब इंसान को तब जो प्रॉब्लम आता है, एक फार्मर को समझ नहीं आता है कि रातों रात जो है माइसिलियम कैसे गायब हो जा रहा है, या क्यों इंक कैप आ रहे हैं, क्यों ग्रीन मोल्ड लग रहा है। तो हर एक पेस्ट एंड डिजीज़ जो है मशरूम में अलग अलग रहते हैं और समय समय पे इसका अपडेट आता रहता है। तो जो भी उसमें नॉलेज चाहिए आपको सब मिल जाएगा। पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट सिखाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फार्मिंग सीख ली है बट आपने फूड प्रोसेसिंग, उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, उसको कैसे लेबलिंग करनी है, किस किस प्रकार से पैकेजिंग कर सकते हैं, उसको कैसे पिकल बनाना है, कैसे इतने सारे फूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना है, प्रॉपरली क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है। मशरूम उगाना एक चीज़ है, उसको हमने देखा है कई बार फ्रेश मशरूम जो है सस्ते में अवेलेबल होता है, बट फिर भी इंसान फ़ोन करके बोलता है कि नहीं, हमें और अच्छे से कई और से मशरूम दिला दो। क्यों? क्योंकि हमें उस फार्मर से क्वालिटी मशरूम नहीं मिल रहा है। क्वालिटी उसमें ऐसा नहीं है कि उसको क्वालिटी नहीं हो रहा है, उसको पैकेजिंग नहीं आता है, या फिर उसको पता नहीं है कब उसको कितना पानी देना है, कैसे उसको ह्यूमिडिटी का फ्लक्चुएट करके किस तरह से सही प्रॉपर क्वालिटी का मशरूम निकालना है, कितने साइज़ का निकालना है। तो फूड प्रोसेसिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, ये सब सिखाया जाता है। फिर हो गया मार्केटिंग। अभी आप लोग कहेंगे कि मशरूम कहाँ बेचना है, बस ये बता दो, मार्केटिंग तो हम खुद कर लेंगे। देखिए, मार्केटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। इसका एक जस्ट टॉपिक अभी जस्ट मैं डिस्कस करूँगा, आपको पता चल जाएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा भी होता है कि अगर आप 30 रुपये का मशरूम 60 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि 30 रुपये का मशरूम 60 में, मतलब डबल, मतलब 100% प्रॉफिट कमा रहा हूँ? ऐसा नहीं है। ऐसा काफ़ी बार होता है कि अब 30 का 60 में बेचो तो भी आपको लगातार हर महीने पे महीने आपको लॉस होगा। तो उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो फिर कितने में बेचना है, या कैसे, क्यों मैंने ऐसे कहा कि आप 30 रुपीज़ का आपको मान लीजिए मशरूम बनाने में खर्चा आ रहा है, पर फिर भी आप उसको 60 में भी बेचेंगे ना, तो भी आपको लॉस हो सकता है। वो अभी हम बताएंगे, वो सारी छोटी छोटी टॉपिक्स है। तो मार्केटिंग में आता है कि कैसे मार्केटिंग किया जाए, कैसे अमेज़न में लिस्टिंग होता है, वहाँ पे कैसे आपको वेबसाइट में भी अपने आप को कैसे ऊपर रखना है, कैसे पूरी तरह से मार्केटिंग को डिजिटली और फिजिकली कवर करना है, सारा कुछ मार्केटिंग में कवर होता है। अच्छा, ये सब हम कैसे सिखाते हैं? देखिए, आपको लोकेशन चाहे कहीं भी हो, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही टाइम पे जब भी आप फ्री रहें, क्योंकि हर कोई अपने शेड्यूल में बिज़ी रहता है,
अपने घर में जब भी आप फ्री रहे दिन में 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकालिए। हर एक कोर्स ओवरऑल कंप्लीट करने में 1 मंथ मिनिमम लगेगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। सारे टेक्नोलॉजी के जो है वीडियोस कंप्लीट करने हैं, ई बुक्स कंप्लीट करने हैं, हमारे लाइव क्लासेस रेगुलर होते रहेंगे, वो सब आपको देखने हैं। वेबिनार कंडक्ट होता है स्पेशली, वो सब देखना है। स्पॉन किट जो हम भेज रहे हैं उसको पूरा का पूरा उसको आपको इस्तेमाल कर लेना है। डाउट सेशन रहते हैं, हर एक क्लास के बाद डाउट सेशन रहते हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर करेंगे। कम्युनिटी फोरम रहता है स्पेशल, जहाँ पे आप अपने पीयर्स जैसे आपके जैसे और भी बहुत ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो फार्मर्स होते हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, वो सब आपसे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये कम्युनिटी फोरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जो हम अपने कोर्स में बोनस देते हैं, कैसे बोनस देते हैं, लाइफ टाइम का एक तो एक्सेस हो गया कि नॉलेज देखिए कभी बंद के नहीं रहता है, नॉलेज बढ़ता रहता है, नए नए टेक्नोलॉजी आते रहते हैं, और हम हर एक लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी है लाइफ टाइम अपने ही कोर्स में अपग्रेड करते रहते हैं। लेक्चर्स वीडियोस अपग्रेड करते रहते हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा कभी भी नया कोई फ़ीस नहीं देना होता है, आप लाइफ टाइम उसमें सीख सकते हैं। एक्सक्लूसिव बाय लीड्स मतलब आपको कहाँ बेचना है। मान लीजिए चेन्नई में बैठे हैं आप, क्या चेन्नई के वहाँ के हम जो भी कस्टमर्स हैं आपको सबसे पहले मिलेगा। हमारे फोरम में जितने भी बाई लीड्स होते हैं, हमारे जो भी हमारे फार्मर्स जो हमसे जो सीखे हुए हैं, हम लोग ये श्योर रहते हैं कि क्योंकि वो ट्रेनिंग का स्टूडेंट है तो हमें पता है कि उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो हमारे जो भी कंज्यूमर्स है, जो भी कस्टमर्स है जिनको मशरूम चाहिए, उनको सबसे पहला जो है हम बाई लीड्स ला के देते हैं। और हर रोज़ ही आता रहता है, हर रोज़ थ्रू आउट द इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे पास कस्टमर्स आते रहते हैं। तो उन्हें बेचने को लेकर टेंशन नहीं है, हमारा मेन कंसर्न रहता है क्वालिटी प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो 24/7/365 सपोर्ट मिलता है थ्रू आउट द टेन्योर, थ्रू आउट द लाइफ। आप कभी मान लीजिए 2 साल बाद बड़ा फार्म बना रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी, आप फार्म डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपको बार बार काउंसलिंग की ज़रूरत हो रही है, बीमारी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा जो सपोर्ट टीम है आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है। हमारे जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं, और हमारे जो ये जो वीडियोस होते हैं और हमारे जो भी नॉलेज है, सिर्फ कौन देता है, ये बीएम मशरूम एक मिशन है, ये कोई सिंपल एक कंपनी नहीं कह सकते हैं। इसमें हमारे साथ बहुत साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, बीएम मशरूम का हमारा रिसर्च सेंटर जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जितने सब मिलके हम लोग जो है गाइड करते हैं, जो भी हमारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं हम उसको सिखाते हैं। तो आपको कैसे ये ज्वाइन करना है, कुछ नहीं, आपको सिंपल bmmushroom.com में जाना है, वहाँ पे ये ट्रेनिंग कोर्स का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ीस वगैरह सब कुछ वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप देखिए सब कुछ बहुत नॉमिनल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। क्योंकि अगर आप अपने नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप फार्मिंग आगे कैसे करेंगे। तो नॉलेज में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप हमारे यहाँ से ना सीखें पर सीखिए ज़रूर। अगर बिना सीखे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर बाद में लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, हम हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, इसमें हम आपको और डिटेल प्रोवाइड कर सकेंगे। आगे देखिए, मैं आपको एक मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी सिखाने वाला हूँ। ये काफ़ी बार होता है कि मशरूम जो है फार्मर जो है पूरे महीने फार्मिंग करने के बाद भी प्रॉफिट में नहीं आ पाता है। और सिर्फ ये बात मशरूम के साथ नहीं है, हर किसान के साथ है। किसान जो है, हमारा देश जो है 60% लोग जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों गरीब रह जाते हैं। जबकि कोई और कुछ बेचता है तो वो BMW मर्सिडीज़ लेके घूमता है, पर फार्मर क्यों इतना गरीब रहता है। जब तक फार्मर अपना ज़मीन ना बेचे वो अमीर बन ही नहीं पाता है। होता ये है कि देखिए कुछ तो रीज़न है ना, कुछ तो रीज़न है कि जो अमीर है, अमीर लोग MBA करवाते हैं अपने बच्चों को, और MBA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर जो भी एडुकेशन मार्केटिंग पे है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा, वरना कोई क्यों इतना खर्चा करके उसको सीखता है। तो हमारे फार्मर्स को कौन सिखाएगा, तो हमारे फार्मर को हम सिखाएंगे। ये BM मशरूम मैंने कोशिश की हमेशा कि मैं जितना हो सके अपना टाइम निकाल के आप लोगों का एडुकेट करूं। तो आज मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, दिस इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट। पर मेरा मानना है कि आसान शब्दों में भी इकोनॉमिक्स समझी जा सकती है, और सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर हर कोई खोल सकता है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो और आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। भले ही आपके पास बहुत कैपिटल ना हो, पर आप हमेशा सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर प्लीज़ उसके लिए आपको 3 चीज़ें सीखनी है। एक तो टेक्नोलॉजी है, चलो मशरूम फार्मिंग मैंने सिखा दिया, आपको सिखा दूंगा, पर मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स भी आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप मान लीजिए 30 रुपीज़, जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मान लीजिए आप जितना किलो उगाएंगे, या फिर आप जितने किलो में बेच रहे हैं, जितना भी मशरूम का आपने दाम लगा दिया, उस दाम में अगर आप बेचेंगे तो ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा।
या फिर वो एक ऐसा पॉइंट जिस दाम में या फिर उतना किलो मशरूम आप अगर उगा रहे हैं दिन में, तो ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अभी समझने में या फिर अगर आपने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को सुना है तो थोड़ा अटपटा लगेगा, पर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि ये सिंगली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके मशरूम फार्मिंग डिज़ाइन में। अगर आपने मशरूम फार्म का डिज़ाइन करना है तो आपने पहले मार्केट को रिसर्च किया होगा कि आपको कितने किलो मशरूम चाहिए, या फिर आप बस जितना अवेलेबल होता है, जितना ज़मीन है, जितना घर है, उतना ही शुरू कर देते हैं और सोचते हैं बिज़नेस करेंगे। पर आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट को पहले कैलकुलेट कीजिए। अगर ये आपको बैठता है, अगर आपको सूट करता है कि हाँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इतना है और इसके ऊपर मैं जा सकता हूँ, स्केलेबल है, तो बिज़नेस करिए, वरना थोड़ा रुक जाइए। अगर आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस देख के अगर सोचा कि हाँ मशरूम या कोई भी चीज़ में, कोई भी बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है और शुरू कर देते हैं, तो बहुत बहुत बड़ा डेंजर है। क्योंकि सिर्फ इतना नहीं होता है, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम कितने में ख़रीदते हैं या फिर कितने में हम उसको बना लेते हैं। जैसे कि 10 रुपये किसी चीज़ को बनाने में लग गए। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, हम उसमें उसको कहीं ना कहीं बेचते हैं, तो हम 11 में बेच देंगे, 12 में बेच देंगे, 20 रुपये में बेच देंगे। पर क्यों नहीं होता कि हम 10 का माल 20 में बेचते हैं तब भी प्रॉफिट नहीं होता? ऐसा होता है? नहीं होता है। अभी बाहर से देख के लग रहा है कि ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट तो होगा ही, पर ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे संभव है ऐसा मैं बताता हूँ आपको। ये है ब्रेक इवन पॉइंट, ये ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूनिट सोल्ड है, मतलब कितने हम लोगों ने, सपोज एग्जांपल के लिए हम मशरूम उगा रहे हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो जितने भी हम यूनिट हैं इधर ये दिखा रहा है। और ये ऊपर का एरो जो है रेवेन्यू, मतलब कितने में हम सेल कर रहे हैं, सेल करने के बाद कितना आता है, 100 रुपये आता है, 200 रुपये आता है, तो ये रेवेन्यू हो गया। तो ये जो रेवेन्यू है और ये जो कॉस्ट है, ये दोनों आपस में एक जगह मीट करते हैं, जहाँ को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और इस ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे का अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 20 किलो है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं बताऊंगा, पर अगर आप 20 किलो से नीचे का अगर उगा रहे हैं डेली अपने फार्म में, तो आप लॉस कर रहे हैं। भले ही आप कितने में ही बेच रहे हैं, हम ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, मानता हूँ, आपने 20 का सामान 40 में बेच दिया, फिर भी आप लॉस कर रहे हैं। और ये प्रॉफिट में तभी जाएगा जब आप 20 किलो से ज़्यादा उगाएंगे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस ब्रेक इवन पॉइंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे आपको ये पता चल सकता है कि आखिर कितने में बेचे। काफ़ी फार्मर बोलते हैं कि मैं कितने रुपए में बेच दूँ मशरूम तो मुझे फ़ायदा होगा। बिल्कुल पता ही नहीं चलता है ना कितने में बेचना है, क्योंकि कहीं पे कोई कुछ दाम बोलता है, कहीं पे कुछ दाम बोलता है, तो लोग जो अंदाज़ा लगाते हैं, सोचते हैं कि इतने में बेच देने से शायद फ़ायदा हो रहा है। पर ऐसा नहीं है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता रहेगा ना, आप एक्यूरेटली क्लियरली पता रहेगा आपको कि मैं तो 60 में ही बेचूंगा, इससे ऊपर बेचूंगा तो फ़ायदा है, नहीं तो लॉस है। या कोई भी अमाउंट है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरा इसका इतना दाम होना चाहिए, नहीं तो मैं प्रॉफिट नहीं होगा, नहीं तो लॉस होगा। या फिर कितना प्रॉफिट होता है ये भी समझ नहीं आता कईयों को। तो पूरा फार्मिंग कर लिया, इतने माल बेच दिया, खाता निकाल के निकालते थक जाते हैं, कितना बेचा पता नहीं, बस इतना पैसा था, इतना हो गया, मतलब फ़ायदा ही है। चलिए सिंपली अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जो है, इस कंसेप्ट के लिए आपको 4 चीज़ों का पैसा निकालना है, 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो सेलिंग प्राइस, हम कितने में बेच रहे हैं, 1 किलो मशरूम कितने में बेच रहे हैं, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है ना, जो टोटल खर्चा, हम जब कोई भी खेती करते हैं, मान लीजिए हमारा एक फार्म है, तो आप एक खर्चा होता है, वो 2 प्रकार के खर्चा होता है। एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो खर्चा जो है चेंज होता रहता है। जैसे कि मान लीजिए जो खर्चा है, हम 1 किलो मशरूम उगाते हैं, उसमें पानी कितना पड़ता है, उसमें पैकेजिंग करने का कॉस्ट कितना है, उसमें स्पॉन कितना, उसमें सबस्ट्रेट कितना लगता है। तो हम 1 किलो मशरूम उगाएंगे तो उसमें एक प्रकार का खर्चा है, 10 किलो उगाएंगे तो उसमें ज़्यादा खर्चा है। जितना आप 100 किलो उगाओगे तो उसमें स्पॉन ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा खर्चा हुआ। सबस्ट्रेट मतलब भूसा, भूसा और ज़्यादा लगेगा। तो जो भी खर्चा हमारा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट बोला जाए तो मान लीजिए मैं 50 किलो मशरूम उगाने में मुझे जितना खर्चा होता है, तो 91 kg बनाने में तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा होगा ना, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा कुछ और ज़्यादा डाला होगा। तो वो सारे खर्चे जो हैं मेरे मशरूम पे डिपेंड करते हैं, मान लीजिए मेरे प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, तो वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, जो खर्चा मेरे को डिपेंड ही नहीं करता मशरूम में कितना उगाऊँ, वो तो खर्चा होना ही है, वो होता है
फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मैंने कोई कार लिया है, अपने गाड़ी से जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ, तो मेरे को फार्म में तो डेली जाना ही पड़ता है, तो उसका पेट्रोल का खर्चा तो डिपेंड नहीं करेगा मेरा 100 किलो मशरूम हो गए या 20 किलो हो गए, वो तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। इंश्योरेंस कर रखा है मैंने, अपने फार्म का इंश्योरेंस कर लिया, या फिर जो भी इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ईएमआई देता हूँ, लोन का पे कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए हमारा फार्म में, या फिर रेंट दे रहे हैं हम लोगों ने एक फार्म जो है रेंट पे ले लिया मान लीजिए, तो वो रेंट तो डिपेंड नहीं करेगा कि हम लोग 20 किलो मशरूम उगाएं या 100 किलो उगाएं, फिक्स्ड रेंट है। तो जो भी फिक्स्ड खर्चे हैं ना, सैलरी देते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने वहाँ पे स्वीपर रखा हुआ है, या हमने वहाँ पे ऐसे स्टाफ रखे हुए जिनका फिक्स सैलरी है, चाहे कितना भी किलो मशरूम हो गया उनको हमें फिक्स सैलरी देनी है, तो ये फिक्स्ड खर्चे में आ गया। तो वेरिएबल खर्चा कौन सा हो गया, जिसमें अगर कोई ऐसा लेबर रखा है हमने जो कि पैकेट बनाता है, हर पैकेट के हिसाब से उसको दाम देते हैं, या हमने बोल दिया है भाई इतना किलो मशरूम में तुझे इतना पैसा मिलेगा, इससे ज़्यादा उगेगा तो इतना, तो वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो सबसे पहले बैठ के अपना ये दोनों टाइप का खर्चा निकालिए कि आपका जो है, आप कौन सा खर्चा कितना है। कुछ खर्चे जो होंगे आपके वेरिएबल कॉस्ट होंगे, वो आप निकालिए कि आपका 1 किलो मशरूम उगाने के पीछे कितना आपको सबस्ट्रेट का खर्चा आया, कितना स्पॉन का खर्चा आया, कितना उसमें पानी का खर्चा आया, कितना आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी क्या उसके हिसाब से लगता है, अगर नहीं, अगर फिक्स मंथली इलेक्ट्रिसिटी आता है तो फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मिक्स मत कीजिएगा। जो खर्चा फिक्स्ड है उसको फिक्स्ड में रखिए, उसके अलावा जो भी डिपेंड करता है मशरूम पे उसको मशरूम वाले में रखिए, तो वो हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अभी फिर हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, कितने में हम बेचते हैं। अगर एक मशरूम है हम उसको 100 रुपये किलो बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस 100 रुपये हो गया। यूनिट मतलब कितने किलो बेचे आपने, 20 किलो बेचे, 1 किलो बेचे, 10 किलो बेचे, वो हो गया यूनिट। इतने ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए, तो अब आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। वेरिएबल, फिक्स्ड, यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो जो कमेंट सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, उसमें क्वेश्चन एंड आंसर का एक मैंने फॉर्म रख दिया है, आप प्लीज़ उसमें जाइए, उसमें क्वेश्चन पुट कीजिए। आपको जितनी बार नहीं समझ में आएगा मैं उतनी बार समझाऊंगा, या इसी वीडियो को प्लीज़ रिपीटेडली देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि इसका क्या फ़ायदा होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक सिंपल एग्जाम्पल के लिए ये जो है फार्मूला है, ये हो गया ब्रेक इवन यूनिट फार्मूला, कि एक जो फार्म है, ये जो मेरा मशरूम का जो फार्म है, इसमें कितना किलो मशरूम उगाया जाए डेली कि हमें एक्चुअल में प्रॉफिट रहे। एक होता है प्रॉफिट, वो होता है दिखाने का प्रॉफिट कि हाँ देखो हो रहा है, पर एक्चुअल में प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट मैं कहूँगा इसको। उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए इसका क्या फ़ायदा है, एक एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। मान लीजिए कि मैं ओयस्टर मशरूम उगा रहा हूँ। ओयस्टर मशरूम उगाने के लिए मेरे को जो है 30 रुपये पर किलो खर्चा आता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट। 30 किलो पर केजी मेरे को खर्चा आता है ओयस्टर मशरूम उगाने में। 1 किलो उगाने के लिए मुझे 30 रुपये खर्चा आता है, तो मेरा ये वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस मान लीजिए मेरे को मार्केट में अभी 60 रुपये में तो इजीली बिक ही जाता है, 60 रुपये पर किलोग्राम। ये सब एग्जांपल है। तो 60 रुपये में अगर बेचूँ, और ये हो गया तीसरा जो है मेरे को फार्मूले के हिसाब से निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट। सिंपल है, मेरे फार्म में मैंने लेबर रखा हुआ है, मैं एक इलेक्ट्रिक बिजली आता है क्योंकि बल्ब जल रहे हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा के लिए अलग से लोग हैं, मैं डेली उसको क्लीन करता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर लगाता हूँ, नीम ऑयल स्प्रे करता हूँ, उसके बाद तरह तरह के खर्चे हैं मेरे फार्म में। ऊपर से मैं एक ईएमआई भरता हूँ लोन का उस फार्म के लिए, और भी जो जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए 1000 रुपये आपका डेली का खर्चा है। महीने का मेरा फार्म मेंटेनेंस, एसी वेसी चलाता हूँ, सब मिला के मेरे को 30,000 जो है खर्चा हो ही जाता है पर मंथ। तो ये मंथली खर्चा को हमने एक दिन में निकाल दिया, क्योंकि मैं एक दिन का निकाल रहा हूँ, ये महीने का निकाल सकते हैं, साल का निकाल सकते हैं। मैं छोटा एग्जांपल के लिए अभी पर डे का दिखाता हूँ क्या एक फार्मर को फ़ायदा कब होगा। तो सिंपल फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं बी। तो बी इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 1000 रुपये है,
1000 सेल प्राइस पर यूनिट, मैंने बताया सेल प्राइस मैं तो 60 रुपये में बेच रहा हूँ, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना है, मेरे एक किलो उगाने में मेरे को 30 रुपये खर्चा आता है। स्पॉन है, ये वो करके पीपी प्लास्टिक रबड़ बैंड ये सब करके मेरा 30 खर्चा है मान लो। तो 1000 डिवाइडेड बाई 30 विच इज़ इक्वल टू 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 मान लिया। तो ये 33 यूनिट जो है ये एक्चुअली हमारा बीई है। अब मान लीजिए एक फार्मर है, वो 30 रुपये का सामान मतलब 30 रुपये में बना के 60 में बेचता है और डेली का 20 किलो प्रोडक्शन करता है। वो डेली 20 किलो बेचता है, उसको बढ़िया से एकदम 1200 रुपये कैश आता है और उसको क्या लग रहा होगा कि प्रॉफिट में हूँ मैं। पर अगर उसको अपना बी पॉइंट ही नहीं पता है, बी पॉइंट क्या है 33, मतलब अगर वो 33 किलो से नीचे अगर उगा रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। 33 केजी तो उसका उतना है कि 33 केजी में उसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसका मतलब हो गया आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब 33 किलो के ऊपर उगाएगा तभी वो फ़ायदा आएगा। तो ये देखिए 33 आ गया उसका। अगर ये फार्मर को पता ही नहीं है तो क्या होगा, 20 किलो उगाएगा, 30 किलो उगाएगा, जिस दिन 5 किलो उगेगा हर एक टाइम पे उसको लॉस जाएगा। प्रॉफिट कब जाएगा उसको, 33 के ऊपर 34 किलो उगाएगा, 50 किलो उगाएगा, जितना उगाएगा ऊपर की तरफ ये सब प्रॉफिट में जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग अपना जब कोई फार्म डिज़ाइन करते हैं, अगर हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करेंगे, पहले से सेल प्राइस सर्वे नहीं करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट सर्वे नहीं करेंगे और बस उगाएंगे ना आँख बंद करके कि मशरूम जितना उगेगा उतना ही फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट से कम में उगा रहे हैं तो हर उस दिन जिस दिन भी वो कम उग रहा है उस दिन वो आपका लॉस जाएगा। तो फ़ायदा आपको तभी है जब आप ब्रेक इवन के ऊपर उगाएंगे। अब एक और एग्जांपल, मान लीजिए यही फार्मर जो है अपना बढ़िया से एकदम रिटेल में बेचता है, नहीं तो होलसेल में 90 रुपये पर किलो में बेचता है, पर उसका 20 किलो ही उग रहा है। तो क्या होगा उसका, 1000 डिवाइडेड बाई 60 के जगह अभी 90 हो गया ना, तो 90 माइनस 30 60, तो 1000 डिवाइड बाई 60 इज़ 16 किलो। तो इसने देखिए डेली 20 किलो का इसका एवरेज होगा है, तो डेली इसका 4 किलो मशरूम पे उसको फ़ायदा है, क्योंकि ब्रेक इवन तो 33 था, नहीं 33 था, बट नहीं 33 तो बाद में अगर हम 60 में बेचे तब था। हाँ अभी इसका ब्रेक इवन अगर इसने 90 में बेचा तो इसका ब्रेक इवन कम हो गया, तो 16 के जी इसका ब्रेक इवन है, तो ब्रेक इवन 16 है और ये 20 किलो डेली बेच रहा है, तो 4 किलो इसने ब्रेक इवन के ऊपर बेचा है, तो इसको 4 किलो पे फ़ायदा हो रहा है डेली एंड ही इज़ नॉट इन लॉस। कितना फ़ायदा हो रहा है इसको, 90 में बेच रहा है, 60 इसको लग जाता है उगाने में, नहीं 90 में बेच रहा है, 30 लग जाता है इसको उगाने में, तो 60 रुपीज़ पर किलो में इसका फ़ायदा है, तो इसको 240 पर डे इसका इनकम है। और यही आदमी जब 60 रुपये में बेच दे रहा था तो इसको लगभग देखिए 13 किलो पे इसको लॉस हो रहा था। डेली इसको 13 किलो इंटू 30, 390 रुपीज़ इसको हर रोज़ लॉस हो रहा था। तो एक फार्मर को अगर इकोनॉमिक्स नहीं पता होगा तो देखिए कितना घाटा मोल ले सकता है वो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी खेती करो, अगर उसको अपना ये चीज़ पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट, तो हमेशा अपना क्या करेगा, मार्केट में इसको कंट्रोल करेगा। अगर इसी को देखिए दूसरे तरीके से भी हिसाब, एक तो इसका ये फ़ायदा हो गया, आप अपना फार्म वैसे ही डिज़ाइन करेंगे जितने से आपको पता चलेगा कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा का प्रोडक्शन आएगा। हर रोज़ तो सेम प्रोडक्शन नहीं आ सकता है, पर एवरेज आपका मंथली प्रोडक्शन ब्रेक इवन से ऊपर आना ही चाहिए। सेकंड आपका क्या कैलकुलेट होगा कि वो कितना प्राइस है, जितने में मैं बेच भी दूंगा तो मुझे लॉस तो नहीं होगा कम से कम, और उसके ऊपर मुझे फ़ायदा होगा। तो कई बार ना काफ़ी 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 फार्मर्स जो है ये बोलते हैं कि हमें रेट नहीं मिल रहा है। तो देखिए रेट की तो बात ही नहीं है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको। एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ कि रेट की भी बात नहीं है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट पता है तो आप बहुत कम रेट पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। कैसे उगा सकते हैं, मान लीजिए इसी एग्जांपल को देख लेते हैं कि आपका जो है, आप जो है मशरूम फार्मिंग करते हैं और आपने अपना मशरूम उगाया, आपको उगाने में 30 रुपये पर किलो का खर्चा आता है।
और आपने सिर्फ 40 रुपये में बेचा। अभी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था कि कोई 30 का चीज़ 60 में बेचेगा और डेली से 20 किलो उगाएगा तो भी उसको लॉस है। पर अगर कोई 30 रुपये में उगा के 40 में बेचेगा तो उसको कैसे प्रॉफिट हो सकता है? क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। देखिए, ये तो हो गया उसका 30, हो गया इसका वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना होता है। तो सेल प्राइस मैंने कहा 40 है, 40 माइनस 30 उसका जो है उगाने का खर्चा माइनस 10, तो उसको 100 जो है ब्रेक इवन पॉइंट है। तो अगर कोई इंसान ऐसा फार्म बनाए कि उसका जो है क्वांटिटी में वो कमा लेगा, क्वांटिटी उसका मिनिमम 100 किलो से ऊपर मशरूम निकलता है, किसी दिन 200, किसी दिन 500, क्योंकि उसने बहुत बड़ा फार्म बनाया है, तो गेम खेल रहा है बड़ा में, तो भले ही उसको, तो देखिए 100 रुपये 100 किलो के ऊपर वो जिस दिन भी उगाएगा उसी दिन उसको फ़ायदा है। वो 110 किलो उगाएगा, जिस दिन 101 किलो उगाएगा, तो फ़ायदा तो है ना, भले ही 10 रुपये पर किलो का फ़ायदा हो। पर देखिए 30 में उगा के भी 40 में कमा लेता है कोई, तो ये बड़े बिजनेस लोगों का इनकम का स्टाइल है। हम लोगों ने देखा होगा कि कैसे काफ़ी, ये जैसा चाइना बहुत बड़ा ऐसा काम करती है, चाइना से हम सामान लाते हैं इतना सस्ता कैसे मिल जाता है, हम लोगों को यहाँ नहीं मिलता है। या फिर बड़े बड़े जो बिज़नेस हाउसेस होते हैं, कोई भी चीज़ इतना सस्ते में कैसे देती है, वो क्वांटिटी इतना बड़ा कर लेती है कि उसको मार्जिन वो भले ही कम रखे, उसको अपना ब्रेक इवन पॉइंट सबसे पहले पता रहता है, और वो उससे ऊपर का ही पहले इन्वेंट्री तैयार करती है, और मार्केटिंग इस तरह से करती है कि ऑर्डर पहले से उठा लेगी कि देखो हमारा तो उगेगा ही 100 से ज़्यादा और हमारा बिक भी जाएगा, तो हम भले इतने में बेच दें, हमारा फ़ायदा है। फिर धीरे धीरे इसमें थोड़ा प्राइस बढ़ा देंगे और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक वन ऑफ द थिंग है। जैसे इसमें आपको डेप्रिसिएशन सीखना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक्स के 6-7 कॉन्सेप्ट तो मिनिमम है जो बेसिक है, आपको नहीं आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा अचानक से कब आपका प्रॉफिट गया, गायब हो गया। उनमें से मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट बेसिक हो गया ब्रेक इवन पॉइंट। इसको पता कर लिया आपने तो आपको दो बातें पता है, कितना किलो उगाएं डेली तो प्रॉफिट होगा, और कितने में मिनिमम बेचे, नहीं तो हमें प्रॉफिट ही नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरह से आप अपना प्लीज़ फार्मिंग का जो भी है, आज अभी के अभी आपको एक टास्क देता हूँ, अगर आपने ये आज मेरा लेसन देखा है तो प्लीज़ अपना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा था या लॉस हो रहा था। आप क्या कीजिए, आप जो भी फार्मिंग कर रहे हैं, वोस्टर कर रहे हैं, मिल्की कर रहे हैं, बटन कर रहे हैं, अब लास्ट 1 महीने का प्लीज़ अपना कितना फ़िक्स्ड कॉस्ट हुआ आपका खर्चा निकालिए, फ़िक्स्ड जो आपको होता ही है, वेरिएबल कॉस्ट जो आपको जितना किलो मशरूम उगाते हैं उस हिसाब से खर्चा आता है पर किलो में, पर किलो। सेल प्राइस आपने कितने में बेचा, एवरेज निकालिए, किसी दिन चाहे कितने में बेचा हो, उसे पूरा निकाल के 30 से डिवाइड कीजिए, तो 1 महीने का कितना एवरेज है, तो पूरे महीने का फिक्स्ड कॉस्ट पूरे यहाँ अभी जो मैंने पिछले फार्मूला में जब लिखा था वो 1,000 रुपये एक दिन का खर्चा था, है ना। आपने नोटिस किया होगा मैं 1,000 से डिवाइड कर रहा था, मैं एक दिन का निकाल रहा था, तो आप चाहे तो एक दिन का निकाल लीजिए या फिर पूरे 30 दिन का निकालिए, निकाल के बताइए कि आपको प्रॉफिट हो रहा था या नुकसान हो रहा था। और अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा तो आप आगे और क्या क्या जानना चाहते हैं, साथ ही साथ आपको क्या डाउट है। मशरूम कल्टीवेशन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, इसमें पेस्ट डिजीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है जिससे आपका फार्म में प्रॉब्लम हो रहा है, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नया मशरूम है आप सीखना चाहते हैं, आप एकदम न्यू कमर्स है, आपको एकदम बेसिक से सीखना है, तो आपको कैसे शुरू करना है। आप हमारे ट्रेनिंग कोर्स के बारे में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको परमानेंटली अच्छे से सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आज का वेबिनार आपको कैसा लगा, कोई भी क्वेश्चन आंसर है, आप प्लीज़ वो फॉर्म भरिए जो फॉर्म मैंने कमेंट में डिस्क्रिप्शन में दिया है। और जो नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा, सबसे पहले मैं Q&A डिस्कशन ही करूँगा, जो भी हमारे जो BM मशरूम कम्युनिटी के जो भी हमारे सब फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारी फैमिली है, आप लोग जो भी हमें क्वेश्चन पूछेंगे हम सबसे पहले उसका जवाब देंगे और फिर नेक्स्ट आगे के लेसन्स में जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हैप्पी मशरूमिंग।